नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के सेंटर पर। दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं MJ12 हिस्ट्री के पूरे सिलेबस के मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को तथा उसके उत्तरों को मिस कह सकते हैं। आज का जो वीडियो है दोस्त वो आप लोगों के लिए महासंग्राम साबित होने वाला है, क्योंकि मात्र एक ही वीडियो में हम लोग पूरे मेजर पेपर 12 को कंप्लीट करने वाले हैं, है ना। और ये गारंटी है कि बस इतना प्रश्न पढ़ना है, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। इसके पहले भी मैंने आपको हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, ठीक है, और कई सारे सब्जेक्ट की तैयारी करवाई है, और जो भी क्वेश्चन मैं आपको बताता था सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में मैच हो जाते थे। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम लोग जानेंगे MJ12 हिस्ट्री के पूरे सिलेबस के मोस्ट वीवीआई प्रश्नों को। इसके बाद आपका मेजर 13 का भी आएगा, मेजर 14, मेजर 15 और मेजर 16 का भी आएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि आखिर कौन से क्वेश्चन जो है आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में दोस्त आपको बताया जाएगा छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के मुख्य उपबंधों के बारे में, ठीक है। फिर दूसरे प्रश्न में आपको बताया जाएगा ताना भगत आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। फिर मेरे दोस्त तीसरे क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा असहयोग आंदोलन में झारखंड की भूमिका, या तो कह सकते हैं असहयोग आंदोलन में पलामू रांची जिले की भूमिका, ठीक है, क्योंकि ये झारखंड से ही रिलेटेड है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 हमारा आता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड की भूमिका, या तो पूछ सकता है सविनय अवज्ञा आंदोलन में सिंहभूम एवं पलामू जिले की भूमिका, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है। फिर 5वें नंबर क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए, या तो यही क्वेश्चन आपको ऐसे पूछ सकता है भारत में भारत छोड़ो आंदोलन, या तो झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन, पलामू, हजारीबाग, रांची एवं सिम्भू जिले की क्या भूमिका थी उसके बारे में बताइए। और छठा क्वेश्चन मैं आपको जो बताऊंगा एक राज्य के रूप में झारखंड राज्य के गठन का वर्णन करिए, ठीक है। यहाँ तक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन में मैं आपको रामगढ़ कांग्रेस के बारे में और वनांचल आंदोलन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम लोग समझते हैं छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के बारे में। और दोस्त मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको मेजर 13, 14, 15 और 16 के भी महासंग्राम वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट अवश्य करिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा दोस्त छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के मुख्य उपबंधों का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या कह रहा है, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 के मुख्य उपबंध। आखिर मुख्य उपबंध का मतलब क्या होता है, तो मुख्य उपबंध का मतलब होता है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 जो आया था, इसके तहत कौन से नियम बनाए गए, कौन से नियम पारित किए गए, है ना, कौन से प्रावधान लागू किए गए, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य उपबंध कहते हैं। अब अगर दोस्त इसके मुख्य उपबंधों को जानना है तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना पड़ेगा कि आखिर छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम है क्या। तो बिल्कुल आसान शब्दों में दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर बात किया जाए छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का, तो आपको सीधा कहना है छोटा नागपुर क्षेत्र में आदिवासियों के भूमि को बचाने हेतु अंग्रेजों द्वारा जो कानून लागू किया गया उसी को हम लोग क्या कहते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कहते हैं। क्या कहिएगा कि छोटा नागपुर क्षेत्र में आदिवासियों के भूमि को बचाने हेतु अंग्रेजों द्वारा जो कानून लागू किया गया उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कहते हैं। और यहीं से को स्टार्ट करना है परिचय से। लिखेंगे दोस्त इस प्रकार से कि छोटा नागपुर के जनजातियों की भूमि के संरक्षण हेतु अंग्रेजी सरकार द्वारा 1908 में लागू किए गए अधिनियम को ही हम लोग क्या कहते हैं, छोटा नागपुर अधिनियम कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटा नागपुर अधिनियम कहते हैं, ठीक है। ये आप समझ गए होंगे। और आपको कहीं भी ये क्वेश्चन पूछ दे, चाहे वो 11th हो, 12th हो, सेमेस्टर हो, ग्रेजुएशन हो, है ना, MA हो, कहीं भी ये क्वेश्चन पूछे आप आराम से लिख सकते हो, कोई मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है, फुल में फुल मार्क्स आपको मिलेगा, है ना। देखिए कहा जाता है कि इस अधिनियम को अंग्रेजी में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट भी कहा जाता है। कोई पूछेगा कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, तो आपको बताना है मेरे दोस्त
कि इस अधिनियम को जो है ना अंग्रेजी में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 कहा जाता है। क्या कहा जाता है? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट 1908, है ना। तथा संक्षेप में इसे, संक्षेप में समझते हैं, शॉर्ट में जो है ना इसे CNT एक्ट 1908 भी कहा जाता है। कोई पूछेगा कि CNT एक्ट क्या है, तब तो आप घबरा जाएंगे कि CNT एक्ट तो मैंने पढ़ा नहीं है। तो आपको याद रखना है कि C से छोटा नागपुर हो गया, N से नागपुर हो गया, ठीक है, फिर T से जो है टेनेंसी हो गया और एक्ट से एक्ट हो गया, है ना। आपको याद रखना है कि CNT का मतलब क्या होता है? छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट होता है ना, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम। तो ये चीज़ को आपको याद रखना है, क्योंकि MCQ के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको ये भी पूछा जाएगा कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम कब बना था। तो मैंने आपको बताया कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम जो है 1908 ईस्वी में बना था, है ना। अब देखिए बातें यहाँ पे आती है मेरे दोस्त इसके पृष्ठभूमि का, कि आखिर छोटा नागपुर में यह जो अधिनियम बना वो क्यों बना। ये सबके मन में सवाल उठता है कि आखिर ये जो अधिनियम बनाया गया, मान लीजिए कोई भी कानून बनाया जाता है तो कानून बनाने के पीछे रीज़न होता है। मान लीजिए पैसा बनाया गया तो पैसा बनाने के पीछे भी रीज़न है, ठीक है। मोबाइल बनाया गया तो मोबाइल बनाने के पीछे भी रीज़न है ना। तो छोटा नागपुर अधिनियम जो बनाया गया, यह जो नियम बनाया गया, इसके पीछे क्या कारण है। तो बात करते हैं अगर इसके पृष्ठभूमि का, तो कहा जाता है दोस्त कि छोटा नागपुर क्षेत्र जो आज के झारखंड का आदिवासी इलाका है, आपको याद रखना है छोटा नागपुर क्षेत्र जो है वो आज के झारखंड का आदिवासी इलाका है। यहाँ के लोग पारंपरिक रूप से कृषि और जंगल पर आधारित जीवन जीते थे। यहाँ के लोग जो है ना कैसा जीवन जीते थे? तो कृषि और जंगल पर आधारित, जंगलों में लोग रहा करते थे, कह रहे दोस्त। परंतु अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ पे महाजन, जमींदार और बाहरी लोग यहाँ आकर के, अर्थात झारखंड में आकर के आदिवासियों की जमीन हड़पने लगे। मीन्स कहा क्या जा रहा है कि जब अंग्रेज यहाँ पे आए ना, तो अंग्रेजों के आने के बाद यहाँ पे जो है ना अपने साथ में वो जमींदार, महाजन और बाहरी लोग, अन्य देशों के लोगों को भी यहाँ पे लाए, है ना। इससे क्या हुआ कि वे लोग जो है आदिवासियों के जमीनों को हड़पने लगे, तथा लगान जो है वो लोग बहुत ज़्यादा लिया जाने लगा। किससे? वहाँ के लोगों से। उसके साथ साथ कई आदिवासियों को उसकी ज़मीन से जबरन हटा दिया गया। मीन्स देखिए हुआ क्या कि जब अंग्रेज़ यहाँ पे आए तो अंग्रेज़ अपने साथ में कई और लोगों को भी लेके आए, जो क्या कर रहे थे? लगान को बढ़ा दिए थे, ठीक है। उनसे ज़बरदस्ती कर वसूल रहे थे और उनके ज़मीनों से उसे ज़बरदस्ती हटा दिया जा रहा था, है ना। और जब ऐसा हुआ तो कहा जाता है कि इससे आदिवासियों में असंतोष फैल गया। इससे क्या हुआ? आदिवासियों के मन में असंतोष फैल गया, जिसके कारण से यहाँ के लोग जो है, यहाँ के आदिवासी जो है, उनके द्वारा कई विद्रोह किया गया, जैसे कि कोल विद्रोह, संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा आंदोलन। ये सब आंदोलन जो है असंतोष के कारण हुआ, है ना। और जब ये सब आंदोलन हुआ तो वही कह रहा है, इन विद्रोहों से सरकार को लगा कि अगर आदिवासियों की जमीन सुरक्षित नहीं हुई तो अशांति बढ़ती जाएगी। अब अंग्रेजों को डर न लगने लगा, ठीक है, कि अगर इन लोगों के ज़मीन को सुरक्षित नहीं किया गया तो ये लोग क्या करेंगे? विद्रोह करके ही मानेंगे, और एक ऐसा समय आएगा कि मुझे भी यहाँ से जाना पड़ेगा। इसलिए इसको शांत करना ही ठीक है ना। इसलिए अंग्रेजी सरकार ने क्या किया? 1908 ईस्वी में जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया। किसने? अंग्रेज ने जो है 1908 ईस्वी में छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम बनाया। तो यहाँ तक आप क्लियरली समझ गए होंगे, ठीक है। अब क्या है दोस्त कि छोटा नागपुर अधिनियम जो आया उसका आखिर उद्देश्य क्या है? तो कह रहा है इस कानून का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है। यह जो कानून है ना उसके मुख्य कानून निम्नलिखित है। पहला कानून क्या है? इसका पहला उद्देश्य क्या है कि आदिवासियों के जमीन को बाहर के लोगों से बचाना। यह जो अधिनियम आया था, जो अंग्रेजों ने लागू किया था, इसका मुख्य उद्देश्य था आदिवासियों के जमीन की सुरक्षा करना। किससे? बाहरी लोगों से, है ना। दूसरा, किसानों को उनकी जमीन पर अस्थायी अधिकार देना। जो किसान है, किसान से वो लोग क्या कर रहे थे? उसके जमीन को जबरदस्ती हड़प ले रहे थे, है ना। तो किसानों को उनकी जमीन पर अस्थायी अधिकार देना, ये किसका काम था? तो छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का, ठीक है। तीसरा कह रहा दोस्त, इसका उद्देश्य था लगान, मतलब किराया जो लिया जा रहा था, ठीक है, जो टैक्स लिया जा रहा था उसको वहाँ पे तय किया गया।
और मनमानी पर रोक लगाया गया। जमींदार लोग क्या कर रहे थे, मनमानी ढंग से किराया ले रहे थे, टैक्स ले रहे थे, तो उस पर रोक लगाया गया। ठीक है। चौथा, जमीन से जुड़े विवादों के लिए कानूनी व्यवस्था बनाया गया। मीन्स इस अधिनियम के तहत कहा गया कि जमीन से जुड़े जो भी विवाद हैं उसके लिए कानून है, कानून व्यवस्था है, वहां पे आप जाइए, आपका समस्या का क्या होगा, निपटारा हो जाएगा। तो ये सब उद्देश्य था किसका, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम का, है ना। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा ये कहा था कि छोटा नागपुर अधिनियम के मुख्य उपबंधों का वर्णन करें। किसका, छोटा नागपुर अधिनियम जो है ना उसके मुख्य उपबंधों का वर्णन करें। तो कह रहा दोस्त कि छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के मुख्य उपबंधों का वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया है कि आखिर इसके जो मुख्य उपबंध है, मुख्य नियम है इसके तहत वो क्या क्या है। तो पहला नियम दोस्त, जमीन बेचने से रोक। यह अधिनियम क्या करता है, तो जमीन बेचने पर रोक लगाता है। जमीन बेचने पर रोक क्यों लगाता है, कह रहा है कि आदिवासी अपनी जमीन गैर आदिवासी को नहीं बेच सकते थे। इस क्षेत्र के जो आदिवासी है ना वो अपनी जमीन जो है ना किसी दूसरे आदिवासी को नहीं बेच सकते थे, और अगर बेचनी जरूरी हो तो वो क्या करेंगे, पहले डिप्टी कमिश्नर से लिखित अनुमति लेनी पड़ेगी। मान लीजिए आपको कोई जरूरी है ना, इमरजेंसी है, अगर आपको बेचना है तो बेचने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डिप्टी कमिश्नर से जो है लिखित अनुमति लेना पड़ेगा। ठीक है। इससे क्या हुआ, आदिवासियों के जमीन जो है ना वो बची रही, संरक्षण हुआ। ठीक है। दूसरा नियम कह रहा किसानों के अधिकार, ये जो है ना किसानों का अधिकार को सुरक्षित किया। कैसे, कह रहा है किसानों को कानूनी अधिकार मिला कि वे अगर लगान समय पर दे तो उन्हें अपनी जमीन से कोई बेदखल नहीं कर सकता। यह उनके लिए सुरक्षा की गारंटी थी। देखिए यहाँ पे जो है अंग्रेजों ने यह नियम बनाया कि अगर किसान सही समय पे लगान चुका देते हैं, मतलब टैक्स जो वो दे देते हैं, तो उनकी ज़मीन से उनको कोई भी बेदखल नहीं कर सकता। ये उनको गारंटी दिया गया था। ठीक है। किसके तहत, छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के तहत। फिर मेरे दोस्त तीसरा आता है लगान। क्या आता है, लगान मीन्स किराया, जो टैक्स देना पड़ता है ना। कह रहा है जमींदार जो है ना अपनी मनमानी से लगान नहीं बढ़ा सकते थे। अब देखिए इस अधिनियम के तहत कहा गया कि वहाँ के जो जमींदार हैं वो अपनी मनमानी ढंग से किराया नहीं लेंगे। लगान की दर तय हुआ और रसीद देना क्या था, जरूरी बना दिया गया था। ठीक है। जो आप लगान ले रहे हैं उसको आपको रसीद भी देना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ब्यौरा, है ना। चौथा कह रहा है जमीन का रिकॉर्ड। कह रहा है दोस्त कि सरकार ने पूरी जमीन का सर्वे करवाया। सरकार ने क्या करवाया, तो वहाँ के पूरे जमीन का सर्वे करवाया और हर खेत का मालिक कौन है यह रिकॉर्ड में लिख दिया गया। और उस खेत का मालिक से मान लीजिए ये हमारा खेत है, ठीक है, ये ज़मीन है, तो ये ज़मीन का सर्वे करवाया गया, सर्वेक्षण कराया गया कि आखिर ये ज़मीन किसके नाम पे है, और जिसके नाम पे था उसको वहाँ पे क्या किया गया, फिक्स किया गया और इसको रिकॉर्ड में लिख लिया गया। इससे क्या हुआ, आंतरिक झगड़े जो है वो कम हो गए। फिर चौथा कह रहा है कि विशेष अदालतें बनाई गई। क्यों, कह रहा है भूमि विवाद निपटने के लिए अलग राजस्व अदालत बनाया गया। मीन्स भूमि, मान लीजिए भूमि को लेकर के अगर कोई विवाद है, ठीक है, तो इसका निपटारा करने के लिए जो है ना अलग अदालत बनाया गया था। ठीक है। कह रहा है बिना अदालत की अनुमति के किसी को भी जमीन से हटाया नहीं जा सकता था, और बिना अदालत की अनुमति से आप किसी को भी उस जमीन से नहीं हटा सकते। ठीक है। ये सब नियम जो है छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम में लिखा था, है ना। फिर छठा नियम क्या था, शोषणकारी व्यवस्थाओं का अंत। कह रहा है मुत्था मंकी जैसे पुरानी शोषणकारी व्यवस्थाओं को समाप्त कर दिया गया। ठीक है। हमें देखिए वहाँ के किसानों से या वहाँ के लोगों से कर वसूलने के, लगान वसूलने के लिए जो है ना शोषणकारी रवैया अपनाया जाता था। ठीक है। वे सब व्यवस्थाओं को ना समाप्त कर दिया गया। इससे क्या हुआ, आदिवासियों पर लगने वाले जबरन कर खत्म हुए। इससे क्या हुआ, आदिवासियों पर जो जबरदस्ती कर लगाया जाता था वो कर जो है वो समाप्त हो गया। ठीक है। सातवां कह सकते हैं दोस्त, सातवां नियम है महिलाओं का अधिकार। इसमें महिलाओं को भी अधिकार दिया गया। क्या अधिकार दिया गया, कह रहा है अधिनियम ने महिलाओं को भी जमीन का उत्तराधिकारी अधिकार दिया। ये जो अधिनियम था उसने जमीन पर महिलाओं का भी हक बताया।
है ना। इससे क्या हुआ, परिवार की महिलाएं भी अपनी जमीन बचा सकती थी। इससे हुआ ये कि मान लीजिए जिस परिवार में जेंट्स नहीं है, ठीक है, उस परिवार की महिला भी जो है ना क्या कर सकती है, अपनी जमीन को बचा के रख सकती है। फिर 8वां है दोस्त भूमि पट्टा और दस्तावेज। ये क्या है, ये भी एक नियम था। कह रहा भूमिधरों के लिए यह अनिवार्य किया गया कि वे रैयत मतलब किसानों को लिखित पट्टा दें। मीन्स जो कौन थे, जमींदार थे, है ना, उनको ये बताया गया कि आप किसानों को क्या दें, लिखित पट्टा दें, है ना, कि जिसमें लगान की दर लिखा रहेगा, भूमि का क्षेत्रफल लिखा रहेगा और अन्य शर्तें स्पष्ट रहेगा। मीन्स कह सकते हैं कि उसमें बताया जाएगा कि आखिर कितना % हम लगान लेंगे, आपका भूमि कितना है, ठीक है, और जो भी शर्तें हैं वो शर्तें उसमें लिखा रहेगा। ये कौन देगा, तो जमींदार देगा, किसको, किसानों को, है ना, ताकि किसानों को पता चल सके कि आखिर मेरा खेत कितना है, मेरा ज़मीन कितना है और कब हमको क्या करना है, लगान चुकाना है और लगान के क्या क्या शर्त हैं। ठीक है, अब देखिए पॉइंट हमारा आगे आता है इसका महत्व। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग ने ये समझा कि आखिर छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम के क्या क्या उपबंध थे, लेकिन अब यहाँ पे कह रहा है यह जो अधिनियम लागू हुआ क्या इसका कोई महत्व था। जी हाँ, बहुत महत्व था, है ना। वही कह रहा है कि छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 छोटानागपुर क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर मतलब मजबूत साबित हुआ। ठीक है, शक्तिशाली, इसको शक्तिशाली बनाया, मजबूती दिया। इसके कारण प्रमुख हैं, पहला आदिवासियों की जमीन सुरक्षित हुई, यह अधिनियम से क्या हुआ, आदिवासियों का जमीन सुरक्षित हो गई। दूसरा, किसानों का शोषण कम हुआ, किससे, यह अधिनियम से। तीसरा कह रहा है भूमि विवाद कम हुआ और कानूनी व्यवस्था यहाँ पे क्या हुई, मजबूत हुई। चौथा, कृषि व्यवस्था में स्थिरता आई और किसान बेफिक्र होकर के जो है ना खेती करने लगे। अब किसान को किसी से डर नहीं था, है ना। पांचवा, यह अधिनियम आज भी झारखंड में भूमि कानून का आधार है। कौन सा अधिनियम, तो छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, इसको भूमि कानून के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक दोस्त हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है। अब अंत में बारी आती है निष्कर्ष का। निष्कर्ष का मतलब क्या है कि आप ऊपर में जो भी समझें उसको आपको नीचे 3-4 लाइन में बता देना है। ठीक है, वही कह रहा है छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम 1908 आदिवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानून है। इसने उनकी जमीन बचाई, उनका शोषण होने से रोका और किसानों को सुरक्षा दिया। किसने, छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम ने। यह कानून आदिवासी समाज की संस्कृति पहचान को बचाने में सहायक साबित हुआ। कौन सा कानून, तो छोटानागपुर टेनेंसी एक्ट। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि यह जो प्रश्न है वो आपको क्लियरली समझ में आया होगा। आज की वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा ऐसे है, ताना भगत आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। प्रश्न क्या पूछा है कि ताना भगत आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि आखिर ताना भगत कौन थे, है ना, और आखिर ताना भगत ने ये आंदोलन क्यों किया। तो कहा जाता है दोस्त कि जब झारखंड में अंग्रेजों का प्रवेश हुआ तो अंग्रेजों के साथ साथ यहाँ पे जमींदार भी आए। हम लोगों ने ऐसा जानते हैं कि अंग्रेज जो है भारतीयों पे शोषण कर रहे थे, मीन्स वहाँ के लोगों पे, आदिवासियों पे शोषण कर रहे थे, अत्याचार कर रहे थे, और जमींदार जो है ना वहाँ के जनजातियों के साथ बेईमानी कर रहे थे, है ना। तो अंग्रेजों और जमींदारों के खिलाफ जतरा भगत ने, किसने, जतरा भगत ने, जिसका नाम जतरा उराव था, उन्होंने क्या किया, विरोध करना चालू कर दिया। ठीक है, और यही विरोध को जो है ताना भगत आंदोलन कहा जाता है। क्या कहिएगा, तो सीधा आपको कहना है कि झारखंड में जब अंग्रेजों का प्रवेश हुआ तो अंग्रेजों के साथ साथ यहाँ पे जमींदार भी आए। अंग्रेज जो है यहाँ के लोगों पे अत्याचार और शोषण करने लगे और जमींदार जो है यहाँ के लोगों के साथ बेईमानी करने लगे, है ना। इसके विरोध में जतरा उरांव ने एक आंदोलन शुरू किया, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, ताना भगत आंदोलन कहते हैं। तो सबसे पहले दोस्त लिखेंगे परिचय, और परिचय में स्टार्ट करेंगे ऐसे, लिखेंगे कि झारखंड में जतरा उरांव के द्वारा, किसके द्वारा, जतरा उरांव के द्वारा अंग्रेजों के अत्याचार और जमींदारों की बेईमानी के खिलाफ किए गए आंदोलन को हम लोग क्या कहते हैं, ताना भगत आंदोलन कहते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है ना। खैर, चूंकि यह आंदोलन जो है जतरा उरांव ने शुरू किया, यह भी तो मैंने आपको बताया कि यह जो आंदोलन है वो किसने शुरू किया, जतरा उरांव ने,
जिसे लोग प्रेम से क्या कहते थे, ताना भगत कहते थे। इसलिए इस आंदोलन को ताना भगत आंदोलन कहा गया। आप कोई पूछेगा कि चलो ठीक है, यह आंदोलन जो है जतरा भगत ने शुरू किया था, जतरा उरांव ने शुरू किया था, लेकिन यह आंदोलन को ताना भगत क्यों कहा जाता है? तो ताना भगत इसलिए कहा जाता है क्योंकि जतरा उरांव को जो है ना लोग प्यार से ताना भगत कहते थे। इसलिए जब उन्होंने यह आंदोलन चलाया तो उन्हें प्यार से, या तो आंदोलन का जो नाम है ना वो ताना भगत आंदोलन दे दिया गया। ठीक है, तो यहाँ तक आप क्लियरली समझ गए होंगे कि आखिर ताना भगत आंदोलन क्या है। अब देखिए यहाँ पे हमारा क्या है, ताना भगत आंदोलन कि आखिर ये आंदोलन की क्या क्या बातें हैं, क्या क्या हुआ था, इसका इतिहास क्या है। कह रहा दोस्त कि ताना भगत आंदोलन झारखंड के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। ताना भगत आंदोलन जो है ना झारखंड के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंदोलन है। यह आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार और जमींदारों की बेईमानी के खिलाफ किया गया था। कोई पूछेगा यह जो आंदोलन है वो क्यों किया गया था, तो यह आंदोलन अंग्रेजों के अत्याचार और शोषण के खिलाफ तथा जमींदारों का बेईमानी के खिलाफ किया गया था। इस आंदोलन के नेता कौन थे, तो इस आंदोलन के नेता जो थे जतरा उरांव थे, मैंने आपको बताया था। कोई पूछेगा इस आंदोलन के नेता या तो संस्थापक कौन थे, तो जतरा उरांव, है ना। लोग उन्हें प्यार से क्या कहते थे, ताना भगत कहते थे। इसलिए इस आंदोलन का नाम जो है वो ताना भगत आंदोलन कहलाने लगा। ठीक है, अब देखिए कह रहा है इसकी पृष्ठभूमि कि आखिर इसका इतिहास क्या रहा है। कह रहा ब्रिटिश शासन के दौरान मेरे दोस्त झारखंड के उरांव, मुंडा और अन्य आदिवासी समुदाय पर अत्याचार बढ़ गया। हुआ क्या कि जब झारखंड में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई, ठीक है, तो ब्रिटिश में अंग्रेज जो है ना यहाँ के जनजातियों पे, उरांव जनजाति, मुंडा जनजाति और कई अन्य जनजाति थे, उस समुदाय पे जो है अत्याचार और शोषण करने लगे, मीन्स ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। ठीक है, जिससे यहाँ के लोगों को लगा कि ना अब ये चीज़ चलने वाला नहीं है, हमें इसका विरोध करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ कह रहा अंग्रेज जो है ना झारखंड के आदिवासियों से जबरन ज़्यादा लगान वसूलते थे। उसके साथ साथ अंग्रेज जो है झारखंड के आदिवासियों से जो है ज़बरदस्ती ज़्यादा लगान वसूलते थे। जैसे मान लीजिए लगान तय किया गया कि आपको 50 रुपये देना है, तो ये ज़बरदस्ती जो है वो 80 रुपये वसूलते थे। ऐसे समझिएगा एग्जाम्पल के तौर पे, है ना। कह रहा है जंगल और ज़मीन पर से भी उनका हक छीन लिया गया। किसका, तो आदिवासियों का हक जो है ना जंगल से और ज़मीन से भी छीना जा रहा था। क्यों, क्योंकि देखिए मान लीजिए अगर आप बात करते हैं आदिवासियों का, तो आदिवासी रहते कहाँ हैं, जंगल में ही रहते हैं। ठीक है, और जंगल में उनका जो ज़मीन है उसको भी छीना जा रहा था, किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा। उसके साथ साथ वहाँ पे जो है ना कई प्रकार की समस्याएं बढ़ रही थी, जैसा कि कह रहा साथ ही गांव में दारू पीना, मांस खाना, झगड़ा करना और चोरी ऐसे समस्याएं जो है, बुरी आदतें जो है वो बढ़ गई थी। कहाँ पे, उसके गांव में, उसके क्षेत्र में, ठीक है, उस समुदाय में, जिससे वहाँ के आदिवासी गरीब और परेशान हो गए। कहाँ के आदिवासी, तो झारखंड के आदिवासी जो है ना वो क्या हो गए, गरीब हो गए और परेशान हो गए। इस स्थिति से मुक्ति पाने के लिए जतरा उरांव ने क्या किया, लोगों को संगठित किया। मीन्स ये जो समस्या था वहाँ पे, ये समस्या से उभरने के लिए, बाहर आने के लिए जो है उन्होंने लोगों को एकत्रित किया, इकट्ठा किया और सामाजिक सांस्कृतिक सुधार के साथ साथ राजनीतिक संघर्ष का आह्वान किया। मीन्स उन्होंने कहा कि हमें जो है ना अपने समाज, अपनी संस्कृति का सुधार करना है, उसके साथ साथ राजनीति का भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए हम लोग को एक आंदोलन चलाना पड़ेगा और यहीं से जो है वो आंदोलन की शुरुआत होती है। अब बारी आ गया वही आंदोलन की शुरुआत। अब आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, ये चीज़ की जानकारी आपको यहाँ मिलेगी, है ना। कह रहा दोस्त कि 1914 में जतरा उरांव ने गुमला जिले के अपने गांव चिंगरी से यह आंदोलन शुरू किया। कोई पूछेगा कि ताना भगत आंदोलन जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तो आपको बताना है ताना भगत आंदोलन जो है ना वो गुमला जिले के चिंगरी नामक गाँव से स्टार्ट हुआ था। और ये कब शुरू हुआ था, 1914 ईस्वी में। किसने शुरू किया, तो जतरा उरांव ने, है ना। कहा जाता है दोस्त कि उन्होंने लोगों को समझाया, कि उन्होंने समझाया, तो जतरा भगत ने लोगों को समझाया। क्या समझाया, कि शराब और मांस खाना छोड़ दो। किसने कहा, तो जतरा उरांव ने कहा कि मांस और शराब पीना छोड़ दो। ठीक है, दूसरा, झगड़ा और चोरी मत करो। ये कौन बता रहे थे, तो जतरा उरांव बता रहे थे, है ना, ताकि हमारे समाज में शांति हो सके। ठीक, तीसरा, एक भगवान की पूजा करो। ये कौन कहते थे, जतरा भगत कहते थे या तो जतरा उरांव कहते थे।
फिर चौथा कह रहा है साफ सुथरे कपड़े पहनो। ये सारी बातें जो है जतरा उराव का था। ठीक है, कह रहा उन्होंने आदिवासियों से कहा कि वे केवल एकेश्वर की पूजा करें और सादा जीवन अपनाएं। देखिए, उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि हमें जो है ना एकेश्वरवाद की पूजा करना चाहिए, मीन्स एक भगवान की पूजा करना चाहिए, और हमारा जो जीवन है वो कैसा होना चाहिए, सादा होना चाहिए, सिंपल जीवन होना चाहिए। ये कौन कहते थे? जतरा उराव कहते थे। तभी हमारे समाज की समस्याओं का निपटारा हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या कि जब जतरा उराव ने ये आंदोलन शुरू किया, ठीक है, तो जतरा उराव के द्वारा ये आंदोलन शुरू करने के बाद लोग जो है ना उन्हें ताना भगत कह के पुकारने लगे। ये तो मैंने आपको ऊपर में ही बताया था। वही कह रहा है, जिसके बाद लोगों ने जतरा को ताना यानी कि धार्मिक नेता और भगत यानी कि भक्त, ठीक है, मीन्स देखिए लोग जो है उनको धार्मिक नेता और भक्त कहना शुरू कर दिए। किसको? जतरा उराव को, है ना। इस तरह यह आंदोलन जो है ना उसका नाम हो गया ताना भगत आंदोलन। ठीक, मीन्स समझिएगा, ताना का मतलब क्या होता है? धार्मिक नेता, और भक्त का मतलब क्या होता है? तो भक्त ही होता है ना। मीन्स लोग उसको धार्मिक नेता और भक्त कह के पुकारते थे, इसलिए यह आंदोलन का नाम जो है वो क्या हो गया? ताना भगत आंदोलन हो गया। ठीक है, अब कह रहे दोस्त कि इसके बाद लोगों ने जतरा उराव की बात मानी और उन्हें नेता मान लिया। इसके बाद वहाँ के जो समुदाय के लोग थे उन्होंने क्या किया? जतरा उराव की बातों को माना और उन्हें अपना नेता मान लिया। ठीक है, मिस बना लिया। कह रहा है धीरे धीरे यह जो आंदोलन है वो पूरे इलाके में फैल गया, मीन्स पूरे क्षेत्र में जो है वो फैल गया। ठीक, अब क्या हुआ कि ये जो आंदोलन है, जब आंदोलन पूरे गांव में, पूरे समुदाय में फैल गया, तो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य बातें क्या था? क्या मांग था? तो पहला, यह जो आंदोलन है वो पूरी तरह अहिंसा पर आधारित था, इसमें हिंसा का कोई जगह नहीं था। ठीक है, दूसरा, लोग जो है सफ़ेद कपड़े पहनते थे और कपड़ों पर तिरंगा का निशान बनाते थे। ठीक, तीसरा, कह रहा वे जय हिंद और महात्मा गांधी की जय के नारा लगाते थे। मैं सीधा समझिएगा, ये अहिंसा आधारित आंदोलन था। मैं हिंसा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा इसमें करना नहीं है, खून खराबा नहीं करना। ठीक है, बिल्कुल शांति से चलने वाला ये आंदोलन था। ठीक है, चौथा, कह रहा अंग्रेजों को लगान देना बंद कर दिया। किन्होंने? वहाँ के आदिवासियों ने कहा कि हम अंग्रेजों को लगान नहीं देंगे। ठीक, पांचवा, जंगल के कर देने से मना कर दिया। जंगल पर भी अंग्रेजों ने क्या किया था? टैक्स लगा दिया था। वो टैक्स देने से इनकार कर दिया। किन्होंने? तो जतरा भगत और उनके आंदोलन के जितने भी लोग थे, उनके समाज के जितने भी लोग थे, सारे लोगों ने। ठीक है, अब देखिए कहा जाता है कि यह जो आंदोलन है ना वो गांधी जी से भी जुड़ जाता है। अब गांधी जी से ये आंदोलन कैसे जुड़ता है? तो भैया आपको टॉपिक बनाना है, पॉइंट बनाना है, गांधी जी से जुड़ाव। कहा जाता है कि ताना भगत आंदोलन महात्मा गांधी के विचारों से गहराई से प्रभावित था। यह जो आंदोलन है ना वो महात्मा गांधी के विचारों से गहराई से प्रभावित था, मीन्स बहुत गहरा से जुड़ा हुआ था। कैसे? कह रहा है इसलिए जब 1920 में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया तो ताना भगत भी उसमें शामिल हो गए। मीन्स देखिए, कहा जाता है कि महात्मा गांधी जिस प्रकार से अहिंसा के साथ चलते थे उसी प्रकार से जतरा उराव भी थे, वो भी अहिंसा का ही साथ देते थे, है ना। इसलिए वो महात्मा गांधी से जुड़े हुए थे। और जब महात्मा गांधी ने 1920 ईस्वी में क्या चलाया? असहयोग आंदोलन चलाया, तो ताना भगत जो है मीन्स जतरा उराव जो है उसमें शामिल हो जाते हैं। ठीक है, उन्होंने चरखा चलाया। किन्होंने? तो जतरा उराव ने विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया, उन्हें जलाया। उसके साथ साथ अंग्रेजी सरकार के खिलाफ सत्याग्रह भी किया, मीन्स आंदोलन भी किया। इस प्रकार ताना भगत आंदोलन को गांधीवादी आंदोलन का पहला समर्थक आदिवासी आंदोलन माना जाता है। मीन्स इस प्रकार कहा गया है कि ये जो ताना भगत आंदोलन है वे गांधीवादी आंदोलन, मीन्स गांधी जी जो आंदोलन किए थे उसमें से पहला आदिवासी आंदोलन ये था। कौन सा? ताना भगत आंदोलन। ठीक, अब कह रहा महत्व और परिणाम। ये जो आंदोलन हुआ मेरे दोस्त, इसका क्या महत्व था, इंपॉर्टेंस क्या है और प्रभाव क्या हुआ इसका? कह रहा इस आंदोलन ने दोस्त आदिवासियों में एकता पैदा किया। ये जो आंदोलन था उसने वहाँ के आदिवासियों में एकता बना के रखा, यूनिटी दिया उसको। कह रहा है लोगों ने नशा छोड़ दिया। वहाँ के लोगों ने क्या किया? नशा करना छोड़ दिया, साफ सफाई पर ध्यान दिया और मिलजुल करके रहने लगे, मीन्स एकता स्थापित हो गया वहाँ पे। ठीक है, कह रहा ताना भगत आंदोलन ने आदिवासियों को यह सिखाया कि बिना हिंसा किए भी अन्याय के खिलाफ लड़ाई जीती जा सकती है। ठीक है, और उस समय जतरा उराव ने
जिसे ताना भगत कहा जाता था, ठीक है, लोगों को सिखाए कि बिना हिंसा किए हुए, बिना लड़ाई झगड़ा किए हुए भी हम लोग क्या कर सकते हैं, लड़ाई को जीत सकते हैं। क्योंकि उन्होंने जो आंदोलन चलाया वो अहिंसा पर आधारित था। ठीक है, अब देखिए अंत में बारी आती है निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में क्या कहेंगे दोस्त? तो निष्कर्ष में वही कहना है जो आपको ऊपर में समझ में आया। ठीक है, लिखेंगे इस प्रकार से दोस्त कि ताना भगत आंदोलन झारखंड के आदिवासी इतिहास का स्वर्णिम अध्याय है। क्या कह रहा है? ताना भगत आंदोलन जो है ना वो झारखंड के आदिवासी इतिहास का, आदिवासियों के इतिहास का जो है ना ये स्वर्ण युग माना जाता है, क्योंकि इन्होंने आदिवासियों की स्थिति को सुधारा। ठीक है, कह रहा जतरा उरांव के नेतृत्व में इस आंदोलन ने अंग्रेजी शासन को चुनौती दिया। जतरा उरांव के नेतृत्व में क्या हुआ, ये जो आंदोलन है उसने अंग्रेजी शासन को चुनौती दिया और उन्हें मजबूर किया कि हमसे जो जंगल का कर ले रहे हैं उसको माफ़ करिए, ज़मीन का जो राजस्व ले रहे हैं, जो कर ले रहे हैं उसको भी माफ़ करिए। ठीक है, या तो इतना हम देंगे नहीं, है ना। कह रहा और आदिवासियों को आत्मसम्मान के साथ जीने की राह दिखाया। किसने? ताना भगत आंदोलन ने। कह रहा दोस्त कि इस आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य और अहिंसा के बल पर भी बड़ा से बड़ा संघर्ष जीता जा सकता है। ये जो आंदोलन था उसने लोगों को बताया कि चाहे बड़ा से बड़ा लड़ाई ही क्यों ना हो, शांति से इसको जीता जा सकता है। ठीक है, कह रहा है ताना भगत आज भी अपने सादगीपूर्ण जीवन, सफ़ेद वस्त्र और राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में पहचाने जाते हैं। कौन? ताना भगत जो है ना उनको आज भी, मीन्स जतरा उरांव को आज भी जो है ना सादगीपूर्ण जीवन, सफ़ेद वस्त्र और राष्ट्रीयता के प्रतीक के रूप में जाना जाता है। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आया होगा। इससे रिलेटेड जितने भी VVI क्वेश्चन हैं सारे के सारे VVI क्वेश्चन आपको मेरे ही चैनल पर मिलेंगे और बिल्कुल आसान शब्दों में मिलेंगे। इसलिए अपने दोस्तों को बताएं कि आपके हिस्ट्री ऑनर्स और जो भी ऑनर्स है उसकी तैयारी शुरू हो गई है और जल्द से जल्द वे मेरे साथ जुड़ें। ठीक है, और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना होगा, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया। हाँ मेरे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करवाने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो प्रश्न दोस्त मैं आपको इस प्रकार से बताने वाला हूं कि आप जीवन भर इसको भूलोगे नहीं। बस आपको मेरी बातों को सुनना है और ये हमेशा हमेशा के लिए आपके माइंड में याद हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन आपका पूछ रहा है असहयोग आंदोलन में झारखंड की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि असहयोग आंदोलन में झारखंड की क्या भूमिका है उसके बारे में बताइए। यही क्वेश्चन आपको घुमा के ऐसे पूछ सकता है कि असहयोग आंदोलन में पलामू एवं रांची जिले की भूमिका का वर्णन करें, जो कि झारखंड से ही रिलेटेड है, झारखंड के ही अंतर्गत आता है। मीन्स सीधा सीधा कहिए कि क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा है कि असहयोग आंदोलन में झारखंड ने क्या भूमिका निभाया था उसके बारे में बताइए। तो सबसे पहले दोस्त हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि आखिर असहयोग आंदोलन क्या है, तभी हम लोग झारखंड में इसकी भूमिका को समझ पाएंगे। तो बात करते हैं दोस्त अगर असहयोग आंदोलन का, तो असहयोग मतलब होता है सहयोग ना करना। असहयोग का मतलब क्या होता है? सहयोग ना करना, और सहयोग ना करना मतलब साथ ना देना। ठीक है, तो यहाँ पे साथ ना देने की बात किसके बारे में कही जा रही है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हमारे भारत में अंग्रेजों का वर्चस्व था। ठीक है, लेकिन हुआ क्या था कि जब प्रथम विश्व युद्ध हो रहा था उस समय अंग्रेजों ने भारतीयों का साथ मांगा और भारतीयों को यह आश्वासन दिया था कि अभी अगर आप मेरा साथ दोगे तो मैं आपको क्या कर दूंगा? डोमिनियन स्टेट प्रदान कर दूंगा। मीन्स एक तरह से कह सकते हैं आज़ादी प्रदान कर दूंगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ अंग्रेज जो है अपने बात से मुकर गए कि मैंने ऐसी कोई बात ही नहीं कही है, और उसके बदले में अंग्रेजों ने हम भारतीयों पे रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग जैसा कई हत्याकांड जो है वो हम लोगों को दिया, जिसके कारण से भारतीयों में गुस्सा फूटा और भारतीय लोग उनके विरोध में उतर गए। उसी समय 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन चलाया, जिसमें से भारत सहित जितने भी छोटे मोटे राज्य हैं, राजधानी है, सभी ने क्या किया? अपने भूमिका को निभाया। उसमें से झारखंड भी जो है अछूता नहीं रहा है, झारखंड ने भी इसमें एक अहम भूमिका निभाया है। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि आखिर झारखंड ने ये जो आंदोलन है उसमें क्या भूमिका निभाई। तो सबसे पहले दोस्त लिखेंगे हम लोग असहयोग आंदोलन का अर्थ, और लिखेंगे असहयोग आंदोलन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या? या प्लस सहयोग, जिसका अर्थ है सहयोग ना करना।
अर्थात इस आंदोलन में कहा गया है कि अब हमें किसी भी तरह से ब्रिटिशियों अर्थात अंग्रेजों को सहयोग नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि अंग्रेज हमसे वादा करके वो अपने बात से मुकर गए। ठीक है, इसलिए भारतीयों का मन में गुस्सा फूटा और महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन स्टार्ट कर दिया कि हम लोगों को किसी प्रकार से अंग्रेजों का साथ नहीं देना है। ठीक है, कह रहा यह जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ किया गया प्रथम जन आंदोलन था। यह आंदोलन भारतीय लोगों द्वारा ब्रिटिश सरकार के खिलाफ एक शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन था। ठीक है, देखिए यह विरोध तो किया गया, यह आंदोलन के तहत भारतीयों द्वारा ब्रिटिशियों का विरोध तो किया गया, लेकिन शांतिपूर्ण तरीके से। शांतिपूर्ण समझते हैं, आराम से, कोई लड़ा झगड़ा नहीं, है ना। आगे कह रहा है कि इसके परिणाम स्वरूप लोगों को अपनी सरकारी नौकरियों से इस्तीफा देने के लिए कहा गया। मीन्स जब यह आंदोलन चलाया गया तो कहा गया कि जितने भी भारतीय लोग हैं जो भी ब्रिटिश सरकार के लिए काम करते हैं वो क्या करें, अपनी नौकरियां को छोड़ दें। इसीलिए कहा गया है कि इसके परिणाम स्वरूप हुआ क्या कि लोगों को अपने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दे दिया जाने के लिए कहा। फिर लोगों को अपने बच्चों को ब्रिटिश नियंत्रण वाले कॉलेज या स्कूल से निकलवाने के लिए भी कहा गया। उसके साथ साथ ये भी कहा गया कि जो भी लोग अपने बच्चों को ब्रिटिश नियंत्रण में आने वाले स्कूल और कॉलेज में पढ़ाते हैं वहां से निकलवा दें। ठीक, तीसरा कहा गया कि इस आंदोलन की महत्वपूर्ण विशेषता यह थी कि लोगों को विदेशी वस्तुओं को त्यागने और उसके स्थान पे भारत में बनी वस्तुओं का उपयोग करने के लिए कहा गया। हमें स्वदेशी चीज़ों को अपनाने के लिए कहा गया। सीधा कह सकते हैं जो विदेशों से आई हुई वस्तुएं हैं उसका त्याग करो, उसको हटा दो और अपने देश में बने हुई चीज़ों का उपयोग करो। इस आंदोलन के तहत कहा गया। फिर कहा गया कि ब्रिटिश सेना की सेवा ना करने का भी आदेश दिया गया। मीन्स भारतीय लोगों को यह भी कहा गया कि हम लोगों को जो है ना ब्रिटिशियों का किसी प्रकार से साथ नहीं देना, किसी प्रकार से ना उनका सेवा करना है, ना उनका बाल काटना है, ठीक है, ना उनके स्कूल में बच्चों को पढ़ाना है, ना किसी प्रकार से काम करना, कोई भी काम नहीं करना। मीन्स पूरे तरीके से सीधा कह सकते हैं कि उनका कोई साथ नहीं देना है। ठीक है, अब देखिए आगे बातें आती है इसके पृष्ठभूमि का कि आखिर इसका इतिहास क्या रहा है। तो कहा जाता है दोस्त कि असहयोग आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। यह जो आंदोलन है वो भारत की आज़ादी का एक महत्वपूर्ण आंदोलन था। यह आंदोलन 1 अगस्त 1920 में महात्मा गांधी ने शुरू किया और इस आंदोलन का मुख्य लक्ष्य ब्रिटिश सरकार को अपनी मांगों को मनाने के लिए आमंत्रित करना था। मीन्स ये जो आंदोलन चलाया गया इसका मुख्य लक्ष्य क्या था? तो इसका मुख्य लक्ष्य था कि ब्रिटिश सरकार को अपनी मांगों को मनवाना, है ना। इस आंदोलन में लोग विभिन्न तरीकों से शामिल हुए थे, जिनमें से सत्याग्रह, हड़ताल, बंद, धारणा आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन शामिल थे। मीन्स कह रहा ना कि इस आंदोलन में जो है तरह तरह के लोग तरह तरह के आंदोलन के साथ जुड़े थे, जैसे कि हड़ताल के साथ, बंद या धारणा प्रदर्शन आंदोलन और स्वदेशी आंदोलन, ये सब सारे चीज़ों से लेकर के जो है ना मिल करके जो है लोग इसमें से शामिल हुए थे। कह रहा है कि असहयोग आंदोलन भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिन्होंने पहली बार ब्रिटिश सरकार को चुनौती दिया और आगे चलकर इस आंदोलन में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम दिलाने में महत्वपूर्ण योगदान निभाया। देखिए क्या कह रहा है कि यह जो आंदोलन था वो भारत की आज़ादी के लिए एक महत्वपूर्ण आंदोलन था, जिसने भारत के लोगों को एकजुट किया और भारत की आज़ादी को दिलाने का प्रयास किया। ठीक है, कह रहा है इस आंदोलन में झारखंड ने भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये जो आंदोलन हुआ उसमें से झारखंड ने भी क्या किया, अपना एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया, जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर झारखंड ने किस प्रकार से अपनी भूमिका इस आंदोलन में निभाया। तो देखिए पॉइंट हम लोग को बनाना है असहयोग आंदोलन में झारखंड की भूमिका। क्या असहयोग आंदोलन जो हुआ था उसमें से झारखंड की क्या भूमिका रही? तो कहा जाता है दोस्त कि असहयोग आंदोलन झारखंड में झारखंड राज्य की जनता के द्वारा शुरू किया गया। असहयोग आंदोलन जो है ना झारखंड में झारखंड राज्य की जनता के द्वारा शुरू किया गया था, जो आदिवासी वर्ग से जुड़ा हुआ था। किससे जुड़ा हुआ था? आदिवासी वर्ग से जुड़ा हुआ था। कह रहा झारखंड में यह आंदोलन बहुत तेजी से फैला। झारखंड में यह जो आंदोलन है ना वो बहुत तेजी से फैला। यहाँ के आदिवासी, किसान, मजदूर, छात्र और व्यापारी सभी ने क्या किया, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, है ना। कह रहा झारखंड में खास करके रांची और पलामू जिलों की
भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। झारखंड में रांची और पलामू जिले की भूमिका जो है इस आंदोलन में महत्वपूर्ण रही। इन दोनों जिलों के लोगों ने असहयोग आंदोलन को एक नया जोश दिया। इन दोनों जिलों के लोगों ने क्या किया, ये जो आंदोलन था उसको एक नया जोश दिया, एकता दिया और मजबूती प्रदान किया, जिसका विस्तार पूर्वक वर्णन निम्नलिखित है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर रांची जिले जो है उसका क्या भूमिका रहा और जो पलामू जिला है उसका क्या भूमिका रहा। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं झारखंड में असहयोग आंदोलन में रांची की क्या भूमिका रही। तो पॉइंट हम लोग को बनाना है रांची जिले की भूमिका। लिखेंगे इस प्रकार से कि रांची जिले में असहयोग आंदोलन का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई दिया। कहाँ पे? रांची में जो है ना असहयोग आंदोलन का प्रभाव सबसे अधिक दिखाई दिया। क्यों? क्योंकि यहाँ के प्रमुख नेताओं ने गांधी जी के विचारों का प्रचार किया। क्योंकि यहाँ के जो प्रमुख नेता थे उन्होंने क्या किया था, गांधी जी के विचारों का प्रचार प्रसार किया था। रांची में कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर के लोगों को आंदोलन में भाग लेने के लिए तैयार करने लगे। उसके साथ साथ रांची में कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे वो क्या करते थे, घर घर जाकर के लोगों को आंदोलन में भाग लेने के लिए उत्सुक करते थे और तैयार करते थे, है ना। उसके बाद लोगों ने सरकारी स्कूल को छोड़ करके राष्ट्रीय स्कूलों में पढ़ाई शुरू की। उसके बाद वहाँ के लोगों ने क्या किया, अपने बच्चों का और अपना पढ़ाई जो है वहाँ के सरकारी स्कूल को छोड़ करके राष्ट्रीय स्कूलों में शुरू किया और विदेशी कपड़ों का बहिष्कार किया गया और खादी कपड़ों को अपनाया गया। ठीक है, इस प्रकार से रांची जिले की भूमिका आई थी असहयोग आंदोलन में, है ना। आगे कह रहा है रांची जिले में 1921 में जब गांधी जी का दौरा हुआ तो लोगों में नया उत्साह आया। हुआ क्या कि रांची में जब महात्मा गांधी आए थे, कब? 1921 में, तो लोगों में एक नया उत्साह आया। हजारों लोग गांधी जी को सुनने के लिए रांची में इकट्ठा हुए थे। ठीक है, और गांधी जी ने यहाँ के लोगों को सत्याग्रह, अहिंसा और असहयोग का संदेश दिया। इसके बाद आंदोलन को और तेजी मिल गई। मिस महात्मा गांधी जब यहाँ पे आए, अपनी बातों को रखे, उसके बाद यहाँ के लोग जो है ना उनके साथ जुड़ने के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए और इसके बाद जो है यह आंदोलन को और भी गति मिल गई। कह रहा रांची में किसानों ने भी आंदोलन में हिस्सा लिया। रांची में किसानों ने भी क्या किया, ये आंदोलन में हिस्सा लिया। वे लगान और कर नहीं देने लगे। वे क्या करने लगे, अब जो अंग्रेज थे उसको लगान और कर देने से मना कर दिए। सरकारी नीलामियों का बहिष्कार किया गया। छात्र छात्राओं ने सरकारी स्कूल और कॉलेजों से नाम वापस ले लिया। वकीलों ने सरकारी अदालतों में भी पेशी देना बंद कर दिया। में जितने भी अंग्रेजों के काम थे वो सारे काम क्या हो गए, ठप हो गए। कहाँ पे? झारखंड में और पूरे भारत में। ठीक है, तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने ये देखा कि रांची जिले में असहयोग आंदोलन की क्या भूमिका रही। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि आखिर असहयोग आंदोलन में पलामू जिले की भूमिका क्या रही। तो कहा जाता है दोस्त कि असहयोग आंदोलन का असर पलामू जिले में भी गहरा था। कैसे? कह रहा है कि पलामू एक पिछड़ा और गरीब क्षेत्र था, लेकिन यहाँ के लोग अंग्रेजों के शोषण से परेशान थे। कह रहा पलामू हालांकि एक पिछड़ा वर्ग था, पिछड़ा क्षेत्र था, लेकिन यहाँ के लोग जो है ना वो अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार से परेशान थे। किसानों पर अत्यधिक लगान और बेगार का बोझ था, मिसकर्ज था। तब क्या हुए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे। कहाँ पहुंचे? पलामू जिले में पहुंचे और यहाँ के लोगों को जो है संगठित किया जाने लगा। ठीक है, और जब लोगों को संगठित किया जाने लगा तो कहा जाता है कि उसके बाद पलामू में किसानों ने लगान देने का निर्णय लिया कि लगान लोग नहीं देंगे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन किए, जगह जगह सभाएं हुई जिनमें आंदोलन के महत्व को समझाया गया और इस जिले के लोगों ने भी विदेशी वस्त्रों का क्या किया, बहिष्कार किया और खादी पहनना शुरू कर दिया। मीन्स यहाँ के लोगों ने भी ये निर्णय लिया कि हम भी क्या करेंगे, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना चालू कर देंगे। ठीक है, कह रहा है कि पलामू में महिलाओं ने भी आंदोलन में भाग लिया। पलामू में क्या हुआ, तो महिलाओं ने भी ये आंदोलन में भाग लिया। उन्होंने चरखा चलाना शुरू किया और घर घर खादी का प्रचार किया। जिन्होंने, वहाँ की महिलाओं ने। कह रहा है कुछ जगहों पर अंग्रेजी पुलिस से झड़प भी हुई, लेकिन आंदोलन ज़्यादातर शांतिपूर्ण रहा। कह रहा है कि कुछ ऐसा जगह था जहाँ पे पुलिस से झड़प भी हुआ था, हाथापाई भी हुई थी, लेकिन ये आंदोलन जो है ना ज़्यादातर शांतिपूर्वक ही चला। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने देखा कि पलामू जिले में असहयोग आंदोलन की क्या भूमिका रही। अब बातें यहाँ पे आती है झारखंड की समग्र भूमिका, पूरे झारखंड की क्या भूमिका रही।
कह रहा है कि असहयोग आंदोलन में झारखंड के लोगों ने यह साबित कर दिया कि वे राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा है। मिस झारखंड ने असहयोग आंदोलन में साथ देकर के ये साबित किया कि वे भी राष्ट्रीय आंदोलन का क्या है, हिस्सा हैं। कह रहा है यहाँ के आदिवासी और किसान खास तौर पे जागरूक हुए। आंदोलन ने उन्हें यह समझाया कि अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने से ही आज़ादी मिल सकती है। यह जो आंदोलन था उसने यहाँ के लोगों को बताया कि अगर हम लोग एकजुट होकर के लड़ेंगे ना तभी हमें आज़ादी मिल सकती है, अन्यथा हम आज़ाद नहीं हो पाएंगे। ठीक है, आगे कह रहा है इस आंदोलन का असर यह हुआ कि लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा। इस आंदोलन का असर हुआ कि लोगों में आत्मविश्वास बढ़ा। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना शुरू किया। शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्कूल खुले तथा महिलाओं और युवाओं ने भी आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। मीन्स सारे लोग, झारखंड के सारे लोग, चाहे वो युवा हो, चाहे वो छात्र हो, चाहे वो किसान हो, सभी ने इस आंदोलन में क्या किया, सक्रिय रूप से भाग लिया। तो यहाँ तक मेरे दोस्त हम लोगों ने ये क्वेश्चन को डिटेल से समझ गए। आज के वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करने वाले हैं जो आपके समस्या के लिए मोस्ट वीवीआई होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा है, झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। प्रश्न क्या है कि झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन पर एक निबंध लिखिए। यही क्वेश्चन अथवा में आपको पूछ सकता है, भारत छोड़ो आंदोलन में पलामू, हजारीबाग, रांची एवं सिंहभूम जिले की भूमिका का वर्णन करें, है ना। मैं सीधे तरीके से कह सकते हैं, क्वेश्चन आपका ऐसे पूछा हुआ है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था उसमें से झारखंड की क्या भूमिका रही, उसके बारे में बताइए। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का, किसका, भारत छोड़ो आंदोलन का, तो इसके नाम में ही ये पूरा क्वेश्चन छिपा है। ठीक, इसका नाम क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन। आखिर भारत छोड़ने की बात कही गई है, तो भारत छोड़ने की बात किसके लिए कही गई है। तो जैसा कि दोस्त हम लोग जान रहे थे, हमारा भारत जो था अंग्रेजों के गुलाम था और अंग्रेज जो है ना यहाँ के लोगों पे शोषण और अत्याचार कर रहे थे। ठीक है, और कई प्रकार की घटनाएं हुई, जैसे कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का साथ मांगा गया और भारतीयों को आश्वासन दिया गया कि हम आपको डोमिनियन स्टेट प्रदान करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसके बावजूद भारतीयों पे जो है रॉलेट एक्ट, कॉर्न लॉ, जालियांवाला बाग जैसे कई हत्याकांड और घटनाएं हुई, जिसके कारण से लोगों के मन में जो है ना अंग्रेजों के प्रति घृणा और आक्रोश पैदा हो गया। उसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भी जो है ना अंग्रेज भारतीयों का साथ मांगे, लेकिन उस समय भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया, और वे क्या किए, खुद से अंग्रेजों से आज़ादी पाने के लिए विद्रोह करना चालू कर दिए, है ना। और वे कहे कि यहाँ से जो है अंग्रेजों को क्या करना है, बाहर निकालना है। मीन्स भारत छोड़ो आंदोलन कि आपको क्या करना है, भारत को छोड़ देना है। किसको, अंग्रेजों को भारत छोड़ देना है। ठीक है, तो कहा जाता है कि अप्रैल 1942 में क्रिप्स मिशन के असफल होने के लगभग 4 माह बाद ही भारत की आज़ादी के लिए भारतीयों का तीसरा जन आंदोलन प्रारंभ हो गया। क्या कह रहा है कि 1942 में जब क्रिप्स मिशन क्या हुआ, असफल हुआ, तो इसके 4 महीने बाद ही भारत की आज़ादी के लिए भारतीयों ने क्या किया, तीसरा जन आंदोलन प्रारंभ कर दिया, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसके पहले 2 और आंदोलन हो चुका था, जैसे कि असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो वही कह रहा है कि भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के 3 सबसे प्रमुख आंदोलनों में से एक था। उनके अन्य 2 आंदोलन कौन कौन से, तो 1920 में हुआ असहयोग आंदोलन और 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन। मिस महात्मा गांधी ने भारत की आज़ादी के लिए 3 जन आंदोलन किया था, जिसमें से पहला 1920 से 22 का असहयोग आंदोलन आता है, फिर 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन आता है और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन आता है। ठीक है, अब देखिए आगे लिखेंगे कि जैसा कि नाम से स्पष्ट है, इस आंदोलन में पूर्ण स्वराज की मांग रखी गई और अंग्रेजी राज की भारत से समाप्ति के लिए अंतिम आह्वान किया गया। ठीक है, मतलब देखिए ये जो नाम है भारत छोड़ो आंदोलन, इसमें से स्पष्ट होता है कि ये जो आंदोलन है उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई है कि अंग्रेजों को यहाँ से बाहर निकालना है और यहाँ का अधिकार जो है किस पे होगा, भारतीयों पे होगा। ठीक है,
और यहाँ से जो है अंग्रेजी राज की सत्ता को भारत से हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म करने का आह्वान किया गया था। क्या है, इस आंदोलन को अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कोई पूछेगा अगस्त क्रांति के नाम से किसे जाना जाता है, तो आपको बताना है भारत छोड़ो आंदोलन को जो है ना अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। लेकिन आखिर इसे अगस्त क्रांति के नाम से क्यों जाना जाता है, तो क्योंकि यह जो आंदोलन है ना वो 9 अगस्त 1942 को हुआ था। ये अगस्त के महीने में हुआ था, इसलिए इसे अगस्त क्रांति भी कहा जाता है। ठीक है, आपको ये डेट याद रखना है, कब हुआ था, 9 अगस्त 1942 को। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा ऐसे कहा था कि झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन का क्या प्रभाव रहा या तो क्या भूमिका रहा, उसके बारे में बताइए। ठीक, तो देखिए वही कहा, यहाँ पे पॉइंट हम लोग को बनाना है, झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन, झारखंड में भारत छोड़ो जो आंदोलन हुआ था उसमें से झारखंड ने किस प्रकार की भूमिका निभाई। तो कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। यहाँ 8 नहीं 9 होगा। ठीक है, कह रहा है कि इसका नारा था अंग्रेजों भारत छोड़ो। ठीक है, इसका नारा क्या था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, मीन्स अंग्रेजों को भारत छोड़ने की बात कही गई। कह रहा है इस आंदोलन का उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त कराना। ये जो आंदोलन था उसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था भारत को अंग्रेजों की गुलामी से क्या करना, मुक्त कराना, है ना। कह रहा है पूरे देश की तरह झारखंड में भी इस आंदोलन का गहरा असर पड़ा। देखिए पूरे देश में तो इस आंदोलन का गहरा असर था ही, उसके साथ साथ झारखंड में भी इस आंदोलन का गहरा असर पड़ा था। कह रहा झारखंड के पलामू, हजारीबाग, रांची और सिंहभूम जिले के लोगों ने अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जोरदार संघर्ष किया। मीन्स कह रहा झारखंड के कई जिलों में क्या हुआ, अंग्रेजों के खिलाफ जोरदार संघर्ष हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे बातें आ रही है आंदोलन की शुरुआत, इस आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। कह रहा है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है ना मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में पारित हुआ था। किसका, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव जो है मुंबई के ग्वालिया टैंक मैदान में पारित हुआ था। इसके बाद झारखंड के प्रमुख नेताओं और छात्रों ने भी क्या किया, अंग्रेजी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया, जगह जगह सभाएं किया, जुलूस और हड़तालें होने लगी, लोग सरकारी कार्यालयों पर धावा बोलने लगे, रेलवे लाइन उखाड़ दी गई, टेलीफोन और टेलीग्राफ के तार काट दिए गए ताकि अंग्रेज सरकार की संचार व्यवस्था ठप हो जाए। मतलब जो भी कार्य करना था अंग्रेजों को यहाँ से निकालने के लिए, अंग्रेजों को नीचा दिखाने के लिए, अंग्रेजों को गिराने के लिए, उसकी स्थिति को खराब करने के लिए, वो सारे काम झारखंड और भारत के वासियों ने किया। अब यहाँ पे पॉइंट हमारा आता है पलामू जिले की क्या भूमिका थी। तो कहा जाता है कि पलामू में आंदोलन बहुत उग्र रूप से चला। पलामू में यह जो आंदोलन है ना वो बहुत ही उग्र रूप से चला। कैसे, कह रहे यहाँ के नेताओं ने ग्रामीण जनता को संगठित किया। यहाँ के नेताओं ने क्या किया, ग्रामीण के लोग में इस गाँव के लोगों को एकजुट किया, पुलिस थानों पर धावा बोल दिया गया और सरकारी रिकॉर्ड जलाए गए। ठीक है, जो पुलिस थाना था वहाँ पे और जो सरकारी रिकॉर्ड थे वो सबको क्या कर दिया गया, ध्वस्त बोल दिया गया। ठीक है, मीन्स ध्वस्त कर दिया गया। कह रहा है पलामू के कई प्रमुख क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए। पलामू में कई क्रांतिकारी गिरफ्तार किए गए। गांव में गुप्त सभाएं होती थी और लोगों को आज़ादी के लिए तैयार किया जाता था। ठीक है, और जब ऐसा हुआ तो गांव-गांव में जो है ना गुप्त, मतलब समझता है, सीक्रेट सभाएं होती थी, लोगों को एकजुट करके बताया जाता था किसके बारे में, आज़ादी के बारे में। ठीक है, और कैसे हम लोग को आज़ादी प्राप्त करना है उसके बारे में वहाँ पे क्या किया जाता था, निर्णय लिया जाता था और लोगों को लड़ने के लिए तैयार किया जाता था। ठीक है, तो ये हमारा था पलामू जिले की भूमिका। अब हमारा कह रहा है हजारीबाग जिला, हजारीबाग जिला किस प्रकार से अपना भूमिका निभाया था। तो कह रहा है हजारीबाग आंदोलन का बड़ा केंद्र था। हजारीबाग जो था इस आंदोलन का बड़ा केंद्र था। हजारीबाग जेल में कई स्वतंत्रता सेनानी बंद थे। हजारीबाग का जो जेल था उसमें से कई स्वतंत्रता सेनानी जो थे उसमें बंद थे। इस समय जयप्रकाश नारायण, रामानंद मिश्र जैसे समाजवादी नेता यहीं कैद थे। कहाँ पे, हजारीबाग में। कह रहा है 9 नवंबर 1942 को इन नेताओं ने जेल तोड़कर भागने में सफलता पाई। और क्या हुआ कि 9 नवंबर 1942 को इन नेता, जो यहाँ के जो नेता थे जो यहाँ पे बंद थे, उन्होंने क्या किया, जेल तोड़कर भाग गए और जंगलों में छिपकर आंदोलन को गति दिया। और जंगलों में छिप करके ये आंदोलन को और भी बढ़ावा दिया। कह रहा है कि हजारीबाग में रेल और डाक तार व्यवस्था को बाधित किया गया। हजारीबाग में जो रेल
व्यवस्था थी, ठीक है, और डाक तार था, उसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, ध्वस्त कर दिया गया। उसके साथ साथ यहाँ के छात्रों ने भी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कहाँ के छात्रों ने, हजारीबाग के छात्रों ने। तो इस प्रकार से हजारीबाग ने अपनी भूमिका निभाई। अब तीसरा हमारा आता है रांची जिला। कह रहा है रांची में भी आंदोलन तेज रहा। कहाँ पे, रांची में भी आंदोलन जो है ना वो तेज रहा। यहाँ प्रदर्शनकारियों ने सरकारी इमारतों पर कब्जा करने की कोशिश किया। यहाँ जो प्रदर्शनकारी थे, मतलब जो विरोधकारी थे, उन्होंने क्या किया, यहाँ के सरकारी इमारतों पे जहाँ पे अंग्रेजों का वर्चस्व था उस पर कब्जा करने की कोशिश किया। रांची के कई वकीलों और व्यापारियों ने सरकारी नौकरी और पदों से इस्तीफा दे दिया। रांची के जितने भी वकील थे और व्यापारी थे जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, उस सारे ने क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया, बोलना अब हम काम नहीं करेंगे। ठीक, कह रहा रांची विश्वविद्यालय और स्कूल कॉलेजों के छात्र आंदोलन में शामिल हुए। उसके साथ साथ रांची विश्वविद्यालय और स्कूल कॉलेज के जितने भी छात्र थे सारे इस आंदोलन में शामिल हो गए और रांची में पुलिस और आंदोलनकारियों के बीच कई बार भिड़ंत हुई। ठीक है, और जब ऐसा हुआ तो रांची में कई बार वहाँ के जनताओं के बीच में जो आंदोलन कर रहे थे और पुलिस के बीच में क्या हुआ, भिड़ंत हुआ और कई लोग पुलिस के गोली से शहीद भी हुए थे। ठीक है, तो ये भारत छोड़ो आंदोलन में रांची की भूमिका रही थी। अब हमारा क्वेश्चन था सिंहभूम जिला, कि आखिर भारत छोड़ो आंदोलन में सिंहभूम जिला की क्या भूमिका रही। तो कह रहा है सिंहभूम जो वर्तमान में पश्चिमी सिंहभूम है, ये आदिवासी जनता ने आंदोलन को नई शक्ति दिया। मीन्स कह सकते हैं सिंहभूम में आदिवासी जनता ने क्या किया, ये आंदोलन को नया शक्ति दिया। यहाँ के ग्रामीण ने अंग्रेज अधिकारियों के आदेश मानने से इनकार कर दिया। कहाँ के ग्रामीण, मीन्स सिंहभूम जिला के जो गांव के लोग थे उन्होंने अंग्रेजी अधिकारियों के आदेश को मानने से इनकार कर दिया। ठीक है, उसके साथ साथ जंगलों में गुप्त बैठकें होती थी। वहाँ पे जो है जंगल में क्या होता था, गुप्त बैठक होता था और अंग्रेज विरोधी नारे लगाए जाते थे। मीन्स अंग्रेजों का विरोध करने के लिए नारे लगाए जाते थे और कई जगह पुलिस चौकिया पर हमले हुए। उन लोगों ने क्या किया, कई जगह पे जो अंग्रेजी संरक्षण में पुलिस चौकी था उस पर हमला किया गया और आदिवासी युवाओं ने अपने परंपरागत हथियारों से अंग्रेजी शासन को चुनौती दिया। उसके साथ साथ हुआ क्या कि सिंहभूम जिला के जो आदिवासी युवा थे उन्होंने अपने परंपरागत हथियार से तीर धनुष हो गया, ठीक है, भाला हो गया, ये सब चीज़ों से अंग्रेजी शासन को क्या दिया, चुनौती दिया। मतलब लड़ाई के लिए अग्रसर किया, उसको कहा कि अब आप लोगों का वर्चस्व यहाँ पे चलेगा नहीं, आप लोग यहाँ से भाग जाओ। किसको, अंग्रेजों को। और जब इस प्रकार से आंदोलन चला तो अंग्रेजों को गुस्सा आया और जब अंग्रेजों को गुस्सा आया तो अंग्रेजों ने क्या किया, दमन और बलिदान की नीति अपनाई। मीन्स कह रहा है अंग्रेजी सरकार ने आंदोलन को दबाने के लिए कठोर कदम उठाया। जब ऐसा आंदोलन हो रहा था तो अंग्रेजी सरकार ने क्या किया, इस आंदोलन को दबाने के लिए कठोर कदम उठाया। हजारों लोगों को जेल में डाल दिया गया। कई आंदोलनकारी पुलिस की गोली से शहीद हुए। गांव-गांव में सर्च अभियान चलाया गया, लेकिन इन दमनात्मक कार्रवाइयों के बावजूद झारखंड के लोग पीछे नहीं हटे। ठीक है, हुआ क्या कि देखिए, जब अंग्रेजों को पता चला कि यह जो आंदोलन है पूरे भारत में फैल चुका है तो उन्होंने क्या किया, इसको दबाने का प्रयास किया और दबाने के लिए जो है ना कठोर कदम उठाया। हजारों लोगों को जो है जेल में डाल दिया गया और कई आंदोलनकारियों को जो है पुलिस की गोली से मार दिया गया। लेकिन फिर भी झारखंड के जो लोग हैं वो इसमें पीछे नहीं हटे। ठीक है, और हमेशा जो है वो लोग आंदोलन चलाता ही रहा। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने दोस्त ये क्वेश्चन का समाप्त किया। अब बारी आती है अंत में निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष क्या लिखेंगे, तो निष्कर्ष वही लिखेंगे जो हम लोग को ऊपर में समझ आया कि झारखंड में भारत छोड़ो आंदोलन ने स्वतंत्रता संग्राम को नया दिशा दिया। झारखंड में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, ठीक है, या तो कह सकते हैं जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ उसमें से झारखंड ने इसको एक नया दिशा दिया। पलामू, हजारीबाग, रांची और सिंहभूम जिले के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। मीन्स कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में जो पलामू, रांची, हजारीबाग और सिंहभूम ने जो भूमिका निभाया, इसको भूमिका को भुलाया नहीं जा सकता है। यहाँ के किसानों, छात्रों, आदिवासियों और नेताओं ने आज़ादी के लिए अपने प्राणों तक को त्याग दिया और प्राणों की आहुति दिया। उनके बलिदान के परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता संग्राम को राष्ट्रीय स्तर पे नई ऊर्जा मिली और 1947 में भारत स्वतंत्र हुआ। मैं कह रहा है उनके योगदान के कारण ही, उनके बलिदान के कारण ही जो है आज
हम 1947 में आज़ाद हुए थे और आज हम आज़ादी के जीवन जी रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चन आप समझ गए। मेरे दोस्तों आज के वीडियो में मैं आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करवाने वाला हूं जो आपके एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट वीवीआई होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड की भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन क्या है, सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड की क्या भूमिका है उसके बारे में बताइए। तथा यही क्वेश्चन जो है ना आपको घुमा फिरा के ऐसे पूछ सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में सिंहभूम एवं पलामू जिले की भूमिका का वर्णन करें। मिस कह सकते हैं दोस्त कि क्वेश्चन हमारा ऐसे कहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में झारखंड और उसके क्षेत्रों की क्या भूमिका है उसके बारे में बताइए। तो मेरे दोस्त मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपको ये क्वेश्चन को समझना है तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है ना। अगर आप सविनय अवज्ञा आंदोलन को समझ जाते हैं इसका मतलब ये क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से आप डील कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि आखिर सविनय अवज्ञा आंदोलन है क्या। अब देखिए, बात अगर करते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन का तो सबसे पहले हम लोग को यह समझना पड़ेगा कि आखिर सविनय अवज्ञा का मतलब क्या होता है। तो देखिए, बात करते हैं अगर सविनय अवज्ञा का, तो सविनय अवज्ञा का मतलब होता है शांतिपूर्वक से किसी के आज्ञा का पालन ना करना। मतलब कह सकते हैं शांतिपूर्वक से किसी के आदेशों का उल्लंघन करना ही क्या कहलाता है, सविनय अवज्ञा कहलाता है। अब आखिर किसका उल्लंघन किया जा रहा था, किसके आज्ञा का उल्लंघन किया जा रहा था, ये चीज़ जो है ना हम लोग आगे जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको लिखना है सविनय अवज्ञा का अर्थ और लिखिएगा शांतिपूर्वक से आदेशों का उल्लंघन करना ही क्या कहलाता है, सविनय अवज्ञा कहलाता है। क्योंकि मान लीजिए क्वेश्चन आपका है सविनय अवज्ञा आंदोलन, तो आपको सबसे पहला कोई क्वेश्चन पूछेगा तो यही पूछेगा कि आखिर सविनय अवज्ञा किसको कहते हैं। तो आपको बताना है शांतिपूर्वक से किसी के आदेशों का उल्लंघन करना, इस आदेशों को मना कर देना ही क्या कहलाता है, सविनय अवज्ञा कहलाता है। कह रहा दोस्त इसमें हिंसा नहीं किया जाता, इसमें हिंसा नहीं किया जाता, केवल सरकार के गलत कानूनों का शांतिपूर्वक विरोध किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, सरकार का जो गलत कानून है उसका शांतिपूर्वक से विरोध किया जाता है। उसकी आज्ञा, जैसे मान लीजिए सरकार ने ऑर्डर दे दिया कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कमाई का 50% हिस्सा जो है सरकार को देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये लोगों को लगा कि नहीं ये गलत है, तो लोगों ने शांतिपूर्वक से क्या किया, इसका विरोध किया। इसी को हम लोग सविनय अवज्ञा कहते हैं, है ना। कह रहा है यह जो आंदोलन है दोस्त वो महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा से शुरू किया। ये जो आंदोलन है, कौन सा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 ईस्वी को दांडी यात्रा से शुरू किया था। अब क्यों शुरू किया था और ये क्या है वो आगे जानेंगे हम लोग। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है कि इसका मुख्य उद्देश्य, ये जो आंदोलन चलाया जा रहा था इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, तो अंग्रेजों के नमक कानून को तोड़ना और स्वराज की मांग करना। अब देखिए यहाँ पे आया कि अंग्रेजों ने क्या किया था, हम भारतीयों पे जो है ना ऐसा कर लगाया था जिसको चुका पाना मुमकिन नहीं था। अंग्रेजों ने भारतीयों के नमक पे जो है ना कर लगा दिया था कि अगर भारतीयों को नमक खाना है तो उसके लिए कर चुकाना पड़ेगा। अब कोई ये बात हुआ नहीं। ठीक है, इससे भारतीय लोगों के मन में असंतोष की भावना आई और भारतीय लोग जो है ना इसके प्रति आक्रोश हुए। ठीक है, और यहीं से महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया। ठीक है, अब चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर ये जो आंदोलन है वो झारखंड में कैसे हुआ, क्योंकि क्वेश्चन हमारा यही कहा है झारखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कैसे हुई। तो कह रहा है दोस्त सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 की शुरुआत महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा से किया था, ये तो हम लोग सब जानते हैं, और इसका प्रभाव जो है ना पूरे देश में पड़ा। ठीक है, उसके साथ साथ झारखंड क्षेत्र भी इससे अछूता नहीं रहा। अब तो ये सही बात है, मान लीजिए अगर इसका प्रभाव पूरे भारत देश में पड़ रहा है तो क्या भारत देश में झारखंड नहीं आता है, आता है। तो ये जाहिर सी बात है कि अगर इसका प्रभाव पूरे देश में पड़ रहा है इसका मतलब झारखंड में भी इसका प्रभाव पड़ा होगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं कि झारखंड में कैसे इसका शुरुआत होता है। कह रहा है झारखंड में इस आंदोलन की शुरुआत 1930 में ही हो गई, जब कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव में सभाएं कर लोगों को अंग्रेजी कानूनों के खिलाफ जागरूक करना शुरू किया। हुआ क्या था कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो गांव-गांव में जा रहे थे और गांव-गांव में जाने के बाद वे लोगों को जो है ना जागरूक कर रहे थे, लोगों को बता रहे थे क्या कि कैसे अंग्रेज जो है ना हम पे अत्याचार कर रहे हैं, हम पे शोषण कर रहे हैं, है ना। मीन्स उनके खिलाफ जो है उनके मन में जो है ना आक्रोश की भावना पैदा कर रहे थे। ठीक है,
अब कह रहा है कि यहाँ आंदोलन की शुरुआत का मुख्य केंद्र सिंहभूम, पलामू, रांची और हजारीबाग जिला बना। ठीक है, झारखंड में जो ये आंदोलन हुआ इसका मुख्य केंद्र कौन सा बना, तो सिंहभूम बना, पलामू बना, रांची और हजारीबाग जिला बना। आगे कह रहा है कि कांग्रेस नेताओं और स्थानीय कार्यकर्ताओं ने नमक कानून तोड़ने, कर नहीं देने, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने और जंगल कानून का विरोध करने जैसे कार्यक्रम शुरू किया। अब यहाँ के जो नेता हैं, ठीक है, कांग्रेस को जो नेता हैं और यहाँ के जो स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उसने क्या कर दिया, नमक कानून देने से मना कर दिया, बोला, सीधा बोल दिया कि टैक्स नहीं देंगे। तो उसके साथ साथ विदेशी वस्त्रों की होलिका जला दिया गया और जंगल पे जो कानून लगाया गया था, जंगल पे जो टैक्स लगाया गया था, उसको भी सब कुछ तोड़ दिया गया। मीन्स जितने भी कानून अंग्रेजों के द्वारा लगाए गए थे, सारी कानूनों की उल्लंघन किया गया। ठीक है, आगे कह रहा है कि आदिवासी समाज और किसान बड़ी संख्या में इस आंदोलन में शामिल हुए। और जब यह आंदोलन हो रहा था तो इस आंदोलन में जो है ना बड़ी संख्या में आदिवासी समाज और किसान जो है ताकि अपने भूमिका निभाए। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम लोग जानते हैं झारखंड में आंदोलन की पृष्ठभूमि, ये जो आंदोलन हुआ था इसकी क्या पृष्ठभूमि रही, कैसे कैसे ये आंदोलन शुरू हुआ। कह रहा है झारखंड क्षेत्र आदिवासी और किसान बहुल क्षेत्र है। जैसा कि हम लोग जानते हैं झारखंड का जो क्षेत्र है वो आदिवासियों और किसानों से भरा हुआ देश है, ये भरा हुआ क्षेत्र है ना। कह रहा है यहाँ के लोग भी भारत की जनता की तरह अंग्रेजों के शोषण, लगान की अधिक दरों और जंगल कानून से परेशान थे। लेकिन यहाँ के लोग भी जो है ना भारत की जनता के जैसे अंग्रेजों के शोषण और अत्याचार, उसके साथ साथ करों से परेशान थे। इसलिए गांधी जी के इस आंदोलन का प्रभाव पूरे झारखंड में भी तेजी से फैला, जिसका विस्तृत वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया। हम इस कह सकते हैं कि जिस प्रकार से भारत के लोग परेशान थे, वैसे झारखंड के लोग भी जो है ना अंग्रेजों के गुलामी से, अंग्रेजों के अत्याचार से, अंग्रेजों के शोषण से परेशान थे। इसलिए झारखंड के लोगों में भी ये जो आंदोलन है वो तेजी से फैला और झारखंड के लोग जो है ना इसमें समर्थन अपना दिए। अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि सिंहभूम जिले की भूमिका, यह जो आंदोलन है उसमें सिंहभूम जिले की क्या भूमिका रही। तो कह रहा है सिंहभूम में आंदोलन को लेकर जनता बहुत सक्रिय रही। सिंहभूम में जो है ना ये आंदोलन को लेकर के जनता जो है बहुत क्या रही, एक्टिव रही। कैसे, कह रहा है सिंहभूम में जब नमक सत्याग्रह हुआ था तो यहाँ के लोगों ने भी नमक कानून तोड़ा और अंग्रेजी कानून की अवहेलना किया। कहाँ के लोगों ने, सिंहभूम के लोगों ने, ठीक है, मेरे झारखंड के लोगों ने। फिर यहाँ के लोगों ने जंगल कानून का भी विरोध किया। कह रहा आदिवासियों ने अंग्रेजों के जंगलों पर कब्जे को चुनौती दिया और जंगल से लकड़ी व अन्य चीजें लाने लगे। ठीक, तीसरा रैलियां और सभाएं किया। किन्होंने, यहाँ के लोगों ने। कह रहा है विभिन्न जगहों पर सभाएं हुई जिसमें कांग्रेस नेताओं ने जनता को जागरूक किया और अंग्रेजों के खिलाफ भड़काया। ठीक है, चौथा महिलाओं की भागीदारी। ये जो आंदोलन है उसमें महिलाओं को भी भागीदारी रही। कैसे, कह रहा है यहाँ की महिलाएं भी आंदोलन में शामिल हुई और जुलूस निकाले। किन्होंने, यहाँ की महिलाओं ने। अब देखिए क्वेश्चन में हमारा ऐसा कहा था पलामू जिले की भूमिका बताइए। तो कह रहा है पलामू जिले में भी यह आंदोलन काफ़ी तेजी रहा। पलामू जिले में यह जो आंदोलन है ना वो काफ़ी तेज रहा। कैसे, कह रहा है यहाँ के लोगों ने कहा कि हम कर नहीं देंगे। ठीक है, कह रहा है किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया। दूसरा, विद्रोह की स्थिति, कई जगहों पर पुलिस प्रशासन से झड़प भी हुई, पुलिसों से और वहाँ के स्थानीय लोगों से, है ना। तीसरा कह रहा है कांग्रेस समितियां सक्रिय हुई। मीन्स गांव गांव में कांग्रेस कमेटियां बनी जो आंदोलन को संचालित करती थी और लोगों को जो है ना एकजुट करती थी, लोगों को प्रेरित करती थी अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए और उसका विद्रोह करने के लिए। आगे कह रहा है कई गिरफ्तारियां भी हुई। मीन्स कह रहा है कि कई प्रमुख नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल भी भेजा गया, लेकिन फिर भी इसका कोई असर नहीं हुआ और यहाँ के लोगों ने उनका विरोध करते रहे। किनका विरोध, अंग्रेजों का विरोध करते रहे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जानते हैं कि आखिर झारखंड के ऐसे कौन कौन से नेता थे जो इस आंदोलन में अपनी भागीदारी निभाए थे। तो क्या झारखंड क्षेत्र में कई स्थानीय नेता जैसे कि बसवंत राव, ठाकुर विश्वनाथ, सहदेव, जयपाल सिंह, पांडे, गणपत राय आदि ने आंदोलन को क्या किया, गति दिया था। कहाँ पे, झारखंड में। क्या रहता था, गांधी जी के अनुयायियों ने गांवों में घूम घूम कर विदेशी वस्त्रों की होली जलाई और स्वदेशी को बढ़ावा दिया। उसके साथ साथ क्या हुआ, गांधी जी के जो अनुयायी थे
उन्होंने क्या किया, गांव-गांव में घूम करके विदेशी वस्त्रों की होलिका जलाई। उसके साथ साथ यहाँ पे लोगों को बताया कि हम लोगों को विदेशी वस्त्रों का, विदेशी चीज़ों का जो है ना बहिष्कार करना है और स्वदेशी चीज़ों को अपनाना है, मीन्स अपने देश की चीज़ों को अपनाना है। ये कौन बता रहे थे, तो गांधी जी के अनुयायी। ठीक, अब देखिए हम लोगों ने ये जाना कि आखिर पूरे भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, लेकिन इसका प्रभाव क्या पड़ा, तो प्रभाव पड़ा कि अंग्रेजी सरकार को बड़ी चुनौती मिली। इससे क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार सोचने पर मजबूर हो गई कि आखिर भारत की जनता जो है एकजुट होने लगी है और कभी ना कभी एक ऐसा समय आएगा जब भारत की जनता हम पे टूट पड़ेगी और हमें जो है ना भारत से निकलना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, आदिवासियों और किसानों में राजनीतिक चेतना आई, मिस्र राष्ट्र के प्रति लोग सोचने पर मजबूर हो गए। तीसरा, झारखंड क्षेत्र में राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति गहरी रुचि और जुड़ाव पैदा हुआ। में झारखंड के लोगों में जो है ना राष्ट्र के प्रति क्या हुआ, देशभक्ति की भावना आई और लोग जो है देश को आज़ाद करने के लिए जो है वो गहरी रुचि लेने लगे। चौथा कह रहा है, कई लोग जेल गए लेकिन आंदोलन को दबाया नहीं जा सका। कई लोगों को जेल में भी डाला गया लेकिन फिर भी यह आंदोलन जो है वो रुका नहीं। आज के वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न को क्लियर करवाने वाले हैं जो आपके हर एक एग्जामिनेशन के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, चाहे वो ग्रेजुएशन का एग्जामिनेशन हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव का एग्जामिनेशन हो। हर एक एग्जामिनेशन के लिए यह जो प्रश्न है मेरे दोस्त वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको ये क्वेश्चन बताता हूँ कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो बात करते हैं अगर क्वेश्चन का दोस्त, तो क्वेश्चन कह रहा है एक राज्य के रूप में झारखंड राज्य के गठन का वर्णन करिए। मीन्स बताइए कि आखिर झारखंड राज्य का गठन किस प्रकार से हुआ, मीन्स झारखंड राज्य की उत्पत्ति कैसे हुआ, झारखंड एक अलग राज्य कैसे बना, उसके बारे में बताइए। तो चलिए मेरे दोस्त, बिल्कुल आसान शब्दों में मैं आपको इसको बताने का प्रयास करता हूं और मैं गारंटी देता हूं कि बस आपको सुनना है और ये जो क्वेश्चन है वो आपको याद हो जाएगा, है ना। बात करते हैं अगर दोस्त झारखंड राज्य के गठन का, तो हम लोग जानते हैं जिस समय हमारा भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत के जितने भी क्षेत्र थे सारे के सारे क्षेत्र आज़ाद हुए थे कह सकते हैं, है ना। उस समय बिहार एक अलग राज्य बना था और झारखंड को जो है ना बिहार में ही शामिल कर लिया गया था। ठीक है, लेकिन जब झारखंड को बिहार में शामिल कर लिया गया तो यहाँ के आदिवासियों को, यहाँ के जनजातियों को ऐसा लगने लगा कि बिहार की सरकार जो है ना हम लोगों पे ध्यान नहीं दे रही है और झारखंड का जो उर्वरता है, जो यहाँ का संसाधन है, उसका दोहन बिहार सरकार कर रही थी। यहाँ के लोगों को उसका कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था और जब यहाँ के लोगों को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था तो यहाँ के लोगों ने, यहाँ के जनजातियों ने कई विद्रोह किए, कई आंदोलन किए कि झारखंड को बिहार से अलग किया जाए। और यह जो काम है, यह जो आंदोलन है, यह जो विद्रोह है एक दिन सफल हुआ और झारखंड बिहार से अलग हुआ। तो चलिए हम लोग जानते हैं विस्तार से कि आखिर झारखंड किस प्रकार से एक अलग राज्य बना। तो सबसे पहले लिखेंगे दोस्त परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और लिखेंगे इस प्रकार से कि भारत एक बड़ा देश है। कौन सा? भारत एक बड़ा देश है जहां अलग अलग क्षेत्र, भाषा, संस्कृति और परंपराएं हैं। ये तो जाहिर सी बात है ना। कह रहा था हर इलाके की अपनी खास पहचान है। भारत में जितने भी क्षेत्र हैं सब क्षेत्र के अलग अलग भाषा है, संस्कृति है और परंपराएं हैं और यही उनकी खास पहचान है। कह रहा दोस्त भारत में स्थित झारखंड भी एक ऐसा ही इलाका है जिसकी संस्कृति, आदिवासी जीवन और संघर्ष की एक अलग कहानी है। मिस कह रहा है कि भारत में स्थित झारखंड भी एक ऐसा इलाका है जिसकी संस्कृति, आदिवासी जीवन और संघर्ष का एक अलग ही कहानी है। किसका? झारखंड का। कह रहा दोस्त कि झारखंड राज्य का गठन केवल सरकार का फैसला नहीं था बल्कि यहाँ के लोगों की लंबी लड़ाई और बलिदान का नतीजा था। मिस कह रहा ना, झारखंड राज्य को अगर अलग किया गया तो ये सिर्फ सरकार का फैसला नहीं था, इसके पीछे यहाँ के लोगों ने काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी और बलिदान दिया था। किसके लिए? झारखंड की आज़ादी के लिए। मिस कह सकते हैं झारखंड को अलग करने के लिए। ठीक है, ये तो हमारा हो गया परिचय। अब हमारा ये क्वेश्चन उठता है दोस्त कि आखिर इसका नाम जो है वो झारखंड ही क्यों पड़ा? अगर बिहार से इस क्षेत्र को अलग किया गया तो इसका नाम कुछ और भी दिया जा सकता था, लेकिन इसका नाम झारखंड ही क्यों पड़ा? तो मेरे दोस्त मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यह जो क्षेत्र था वो झाड़ियों से घिरा हुआ था।
किससे? झाड़ियों से। वही कह रहा है कि इस क्षेत्र का नाम झारखंड पड़ा क्योंकि झारखंड दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। क्या क्या? झाड़ प्लस खंड, जिसमें से झाड़ का अर्थ होता है जंगल या तो वन, और खंड का अर्थ होता है भाग या तो क्षेत्र। मिस कह सकते हैं जंगलों से घिरे हुए क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? झारखंड। और यह जो क्षेत्र है वो जंगल और झाड़ियों से ही घिरा हुआ था, इसलिए इसका नाम क्या दे दिया गया? झारखंड। कोई पूछेगा मतलब ये जो क्षेत्र है उसका नाम झारखंड क्यों दिया गया, तो आपको बताना है यह जो क्षेत्र है वो झाड़ियों से और वनों से, जंगलों से घिरा हुआ क्षेत्र था, इसलिए इसका नाम जो है वो क्या रखा गया? झारखंड, है ना। कह रहे दोस्तों, यानी झारखंड का अर्थ हुआ जंगलों का क्षेत्र। झारखंड का अर्थ, झारखंड को हम लोग जंगलों का क्षेत्र भी कह सकते हैं या तो वन प्रदेश भी कह सकते हैं। किसको? झारखंड को। आगे बात करें दोस्त, तो आगे कह रहा है इस नाम को इसलिए दिया गया क्योंकि यह इलाका घने जंगलों, पहाड़ों और प्राकृतिक संपदाओं से घिरा हुआ है। यह जो नाम है, इस क्षेत्र को झारखंड का जो नाम दिया गया वो इसलिए दिया गया क्योंकि यह जो इलाका है मेरे दोस्त वो घने जंगलों, पहाड़ों, प्राकृतिक संपदाओं से घिरा हुआ था। कह रहा है कि यहाँ प्राचीन काल से ही आदिवासी और स्थानीय समुदाय जंगल, नदियों, पहाड़ों के साथ जुड़े हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे। मिस कह सकते हैं कि यहाँ के लोग जो है ना वो शुरू से ही जंगलों से, नदियों से और पहाड़ों से जुड़े हुए जीवन व्यतीत कर रहे थे, इसलिए इस क्षेत्र का नाम जो है वो क्या दिया गया? झारखंड दिया गया। ठीक है, तो यहाँ तो दोस्तों हम लोगों ने ये समझ गया कि आखिर इस क्षेत्र का नाम झारखंड क्यों दिया गया। अब समझते हैं दोस्त इसके पृष्ठभूमि को कि आखिर क्या रीजन हुआ था जो झारखंड को अलग करने की बात कही गई, है ना। तो देखिए, कह रहा झारखंड का क्षेत्र शुरू से ही प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर रहा। कौन सा क्षेत्र? झारखंड के क्षेत्र की बात करें तो यह स्टार्टिंग से ही ना संसाधनों से भरा हुआ था। यहाँ घने जंगल, पहाड़, नदियाँ तथा उपजाऊ मिट्टी और खनिज जैसे कि कोयला, लोहा, तांबा, बॉक्साइट बड़ी मात्रा में पाए गए थे। कहाँ पे? झारखंड में। इन संसाधनों के कारण यह क्षेत्र आर्थिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण रहा। कौन सा क्षेत्र? झारखंड का जो क्षेत्र है ना, ये सब जो संसाधन है, ये सब संसाधनों के कारण जो है यह क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध रहा और आर्थिक रूप से जो है ना मजबूत रहा, महत्वपूर्ण रहा, है ना। लेकिन यहाँ रहने वाले आदिवासी और स्थानीय लोग लंबे समय तक उपेक्षा अर्थात नजरअंदाज, अत्याचार और शोषण के शिकार रहे। मिस कह सकते हैं कि चलिए ठीक है, हम लोगों ने ये देखा कि यहाँ पे तरह तरह के मिनरल्स मौजूद हैं, संसाधन मौजूद हैं, लेकिन बहुत लंबे समय तक यहाँ के आदिवासियों और स्थानीय लोगों को जो है ना नज़रअंदाज किया गया, अत्याचार किया गया और शोषण किया गया। अंग्रेजों के ज़माने से ही यहाँ के लोग अपनी जमीन, जंगल और संस्कृति की रक्षा के लिए संघर्ष करते आए हैं। कहाँ के लोग? तो झारखंड के लोग। कह रहा है संथाल विद्रोह, बिरसा मुंडा उलगुलान और अन्य जनजातीय विद्रोह इस क्षेत्र के असंतोष को दिखाते हैं। मिस कह सकते हैं दोस्त, इस क्षेत्र में जो संथाल विद्रोह हुआ था, बिरसा मुंडा आंदोलन जो हुआ था और अन्य कई जनजातीय विद्रोह जो हुए थे वो इसी के असंतोष को दिखाते हैं। मिस इस क्षेत्र के लोगों को यहाँ का ही मान्यता प्राप्त नहीं था। मिस कह सकते हैं यहाँ के संसाधनों का दोहन करने का अधिकार नहीं था, यहाँ के संसाधनों को उनसे छीना जा रहा था। किससे? यहाँ के लोगों से, यहाँ के स्थानीय लोगों से, है ना। और जब ऐसा हुआ तो यहाँ के लोगों ने विद्रोह करना चालू कर दिया और एक अलग राज्य की मांग शुरू कर दी। वही कह रहा है, पॉइंट हम लोग को बनाना है, झारखंड अलग राज्य की मांग। कह रहा आज़ादी के बाद जब बिहार अलग राज्य बना तो झारखंड क्षेत्र को बिहार का हिस्सा बना दिया गया। हुआ क्या कि जब भारत की आज़ादी हुई तो भारत की आज़ादी के बाद बिहार एक नया राज्य बना, तो बिहार में ही झारखंड को जो है ना मिला दिया गया। लेकिन यहाँ के लोग महसूस करने लगे कि उनकी संस्कृति, भाषा और ज़रूरतों को सही महत्व नहीं मिल रहा। कहाँ के लोग? झारखंड के लोग, है ना। उस समय झारखंड क्षेत्र के लोगों की मुख्य समस्याएं निम्नलिखित थी। मीन्स उस समय झारखंड के लोग का जो समस्या था वो निम्नलिखित था। क्या क्या समस्या था? तो कह रहा देखिए, आदिवासियों और स्थानीय लोगों को उनके संसाधनों का लाभ नहीं मिलना। देखिए, उनका पहला समस्या ये था कि वहाँ के जो आदिवासी समुदाय था और जो स्थानीय लोग हैं उनको वहाँ के संसाधनों का लाभ नहीं मिल रहा था। मतलब संसाधन है झारखंड का,
और यूज कौन कर रहा है? बिहार सरकार यूज कर रहा है। ठीक है, बिहार के लोग यूज कर रहे हैं। तो यह पहला समस्या था उन लोगों का। दूसरा समस्या, उनकी भाषा और संस्कृति के अनदेखा होना, मतलब उनके भाषा और संस्कृति का अनदेखा हो रहा था। ठीक है। तीसरा, विकास योजनाओं का सही लाभ ना पहुंचना। ठीक है, मीन्स जो भी वहाँ के लोगों के लिए विकास का लाभ होता था, विकास की योजनाएं होती थी, वो सिर्फ बिहार के लोगों तक ही सीमित रहा। झारखंड के लोगों को, आदिवासियों को और स्थानीय लोगों को प्राप्त नहीं हुआ। ठीक है। चौथा, रोजगार व शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ापन। मीन्स झारखंड जो है ना, रोजगार और शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा ही रहा, पीछे ही रहा। और जब ऐसी बातें हुई तो यहाँ के लोगों ने एक अलग राज्य की मांग कर दिया। वही कह रहा है, इन्हीं कारणों से यहाँ के लोगों ने लंबे समय तक अलग राज्य की मांग की। कहाँ के लोगों ने? तो यहाँ के स्थानीय लोगों ने और आदिवासियों ने। ठीक है। कह रहा है इसके लिए जो है ना, कई आंदोलन और संघर्ष हुए। कह रहा है झारखंड राज्य की मांग धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप ले लिया। झारखंड को अलग राज्य बनाने का जो मांग है ना, वो धीरे धीरे एक आंदोलन का रूप ले लिया, जिसमें कई संगठन और नेता सामने आए। ठीक है। पहला कह रहा झारखंड पार्टी, है ना, मीन्स झारखंड को अलग राज्य बनाने की जो मांग हो रही थी, वह मांग जो है एक बड़ा आंदोलन के रूप में उभर के सामने आया, जिसमें से कई पार्टियां सामने आई थी। जिसमें से पहला पार्टी है झारखंड पार्टी, जो 1949 में आया था। कह रहा है इस पार्टी का नेतृत्व जयपाल सिंह मुंडा ने किया। इस पार्टी का नेतृत्व किसने किया? जयपाल सिंह मुंडा ने किया। उन्होंने अलग झारखंड राज्य की मांग को राजनीतिक रूप दिया। किन्होंने? जयपाल सिंह मुंडा ने। उसके बाद दूसरा पार्टी आता है झारखंड मुक्ति मोर्चा, JMM, है ना। कह रहा शिबू सोरेन और अन्य नेताओं ने आंदोलन को और तेज किया। किन्होंने? शिबू सोरेन, जिनका निधन हो गया हाल ही में, है ना। उसके साथ साथ उनके अन्य नेताओं ने आंदोलन को क्या किया? और भी तेज किया। फिर तीसरा में हमारे आते हैं अन्य संगठन और छात्र आंदोलन। कह रहा है झारखंड छात्र संघ, आदिवासी महासभा आदि ने भी इसमें सक्रिय भूमिका निभाया। मीन्स कह सकते हैं यह जब आंदोलन स्टार्ट हुआ, जिसमें से कई नेता और संघ जो है इसमें शामिल हुआ। मीन्स यह जो आंदोलन है वो बहुत तेज पकड़ लिया, तेज गति पकड़ लिया। ठीक है। और जब ऐसा हुआ तो कह रहा 1970 और 1980 के दशक में आंदोलन जो है वो बहुत तेज हो गया। कई बार रेल रोको, धरना प्रदर्शन और हड़ताल हुई। कभी कभी यह आंदोलन शांतिपूर्ण रहा तो कभी हिंसक भी हो गया। मैं कह रहा ना, यह जो आंदोलन है 1970 और 1980 के बीच में जो है ना, क्या हुआ? बहुत तेज हो गया। कई बार धरना प्रदर्शन, कई बार रेल रोको प्रयास किया गया तथा कई बार हड़ताल भी हुआ, जिसके दौरान कभी कभी यह जो आंदोलन है वो शांतिपूर्ण रहा और कभी कभी हिंसक भी हो गया। मीन्स लड़ाई झगड़ा भी इसमें हो गया। और जब ऐसी बात हुई तो केंद्र और बिहार सरकार का फैसला आया। कह रहा है शुरुआत में बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने इस मांग को नजरअंदाज किया। किसने? बिहार सरकार और केंद्र सरकार ने। उनका कहना था कि एक छोटा सा राज्य बनाना सही नहीं होगा। किनका कहना था? केंद्र सरकार का और बिहार सरकार का कहना था कि एक छोटा सा राज्य को अलग रूप देना सही नहीं है। लेकिन समय के साथ यह मांग जो है वो इतना मजबूत हो गया, इतना तेज हो गया कि इसे अनदेखा करना संभव नहीं हो पा रहा था। ठीक है। मिस इसको दबाना भी पॉसिबल नहीं था, ये मांग को दबाना भी पॉसिबल नहीं था। और अंततः 1990 के दशक में यह मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति का हिस्सा बन गया और केंद्र सरकार ने माना कि अलग झारखंड राज्य बनना वहां के लोगों की भावनाओं और विकास के लिए जरूरी है। ठीक है। तब केंद्र सरकार को लगा कि झारखंड के लोगों को अगर विकास करना है तो इस क्षेत्र को अलग पहचान देना ही पड़ेगा। ठीक है। और यहां से जो है झारखंड राज्य का क्या होता है? गठन होता है। वही कह रहा आखिरकार लंबे संघर्ष के बाद 15 नवंबर 2000 ईस्वी को झारखंड राज्य अस्तित्व में आया। वह यह दिन संयोग से आदिवासी नेता बिरसा मुंडा की जयंती भी है। मीन्स इसी दिन बिरसा मुंडा का जन्म भी हुआ था। कब? 15 नवंबर को। ठीक है। इसलिए जिस समय झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाता है, उसी दौरान जो है बिरसा मुंडा जयंती भी मनाया जाता है। खैरा दोस्त, झारखंड बिहार से अलग होकर के भारत का 28वां राज्य बना था।
कौन? झारखंड जो है वो बिहार से अलग होकर के क्या बना था? भारत का 28वां राज्य बना था। इसकी राजधानी रांची बनाई गई। कोई पूछेगा झारखंड की राजधानी कौन सी है, तो रांची है। ठीक है। कहा जाता है दोस्त कि राज्य में 18 जिले शामिल किए गए और यह अब जो है ना, यह संख्या बढ़कर 24 हो चुका है। ठीक है। अब देखिए, जब वो झारखंड का गठन हो गया, झारखंड राज्य बन गया, तो यहाँ की स्थिति क्या रही, इस चीज के बारे में हम लोग जानेंगे। तो कह रहा है झारखंड गठन के बाद, कह रहा है दोस्त झारखंड राज्य बनने से यहाँ के लोगों में उम्मीद की एक नई किरण जागी। झारखंड राज्य जब बना ना, तो यहाँ के लोगों को लगा कि नहीं, अब हम क्या कर सकते हैं, अपना विकास कर सकते हैं। उन्हें लगा कि अब उनके संसाधनों का उपयोग उनके विकास के लिए ही होगा, उनकी संस्कृति का सम्मान मिलेगा। कि उन्होंने सोचा, वहाँ के आदिवासियों ने और स्थानीय जनता ने सोचा कि अब जो उनका संसाधन है, उनका उपयोग जो है हम लोगों के ही विकास के लिए होगा और हमारी संस्कृति का क्या होगा, सम्मान होगा। हालांकि राज्य बनने के बाद भी झारखंड को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा, जैसे कि भ्रष्टाचार, राजनीतिक अस्थिरता, शिक्षा, स्वास्थ्य की कमी, बेरोजगारी और नक्सलवाद। फिर भी यह राज्य जो है अपनी पहचान और संस्कृति को बचाए हुए रखे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है। कह रहा है कि हालांकि झारखंड बिहार से अलग हुआ, लेकिन बिहार से अलग होने के बाद भी झारखंड के लोगों को कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ा था, जैसे कि भ्रष्टाचार, नक्सलवाद, बेरोजगारी, शिक्षा और स्वास्थ्य की कमी, ये सब समस्याओं का सामना करना पड़ा था। लेकिन फिर भी यह जो राज्य है अपनी पहचान और संस्कृति को बचाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है और आज हमारा झारखंड जो है एक सक्षम राज्य बन चुका है। ठीक है। हालांकि कह सकते हैं कि यहाँ की युवाओं को वो मौका नहीं मिल रहा है। यहाँ की जो वैकेंसीज आ रही है, वो वैकेंसी ऐसे ही आ रहा है, बस जा रहा है, बस नाम का वैकेंसी निकाला गया, इसका कोई मतलब होता नहीं है। मीन्स यहाँ के लोगों को आज भी बेरोजगारी का सामना करना पड़ रहा है। तो निष्कर्ष में लिखेंगे दोस्त, झारखंड राज्य का गठन वहां के लोगों की दशकों की मेहनत और संघर्ष का बलिदान का नतीजा था। मीन्स झारखंड को जो एक अलग राज्य का दर्जा मिला, ये वहां के लोगों का कई सालों का मेहनत था और बलिदान का नतीजा था। खैरा संथाल विद्रोह से लेकर बिरसा मुंडा के आंदोलन और फिर आधुनिक संगठनों की लड़ाई, इन सब ने मिलकर झारखंड को एक अलग राज्य का दर्जा दिलाया। तो उम्मीद करते हैं मेरे दोस्त कि ये जो प्रश्न है आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझ में आया होगा। और अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा दोस्त, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रखिएगा, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं, सारे के सारे प्रश्न आपको मेरे ही चैनल पे और बिल्कुल आसान शब्दों में मिलने वाले। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज के वीडियो के अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही आवश्यक होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा है, वनांचल आंदोलन पर प्रकाश डालिए। प्रश्न क्या है? वनांचल आंदोलन पर प्रकाश डालिए। कहने का अर्थ ये है कि वनांचल आंदोलन क्या है, उसके बारे में बताइए। ये आंदोलन क्यों चलाया गया, ये आंदोलन कहाँ चलाया गया और किसके द्वारा चलाया गया, इसका विस्तृत वर्णन करिए। तो चलिए मेरे दोस्त, बिल्कुल आसान से शब्दों में मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ कि आखिर वनांचल आंदोलन क्या है। और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि अगर आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखोगे तो आप जीवन में कभी भी वनांचल आंदोलन नहीं भूलोगे। ठीक है। देखिए यहाँ क्या कहा गया है, वनांचल आंदोलन। क्या कहा गया? वनांचल आंदोलन। तो आखिर वनांचल आंदोलन क्या था? कोई पूछेगा कि बाबू वनांचल आंदोलन क्या है, तो आपको सीधे बताना है, झारखंड के आदिवासियों द्वारा। किसके द्वारा? झारखंड के आदिवासियों द्वारा एक अलग राज्य की मांग हेतु चलाए गए आंदोलन को ही हम लोग क्या कहते हैं? वनांचल आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? वनांचल आंदोलन कहते हैं। कोई पूछेगा क्या कहिएगा? ध्यान रखिएगा कि झारखंड के आदिवासियों द्वारा, किसके द्वारा? झारखंड के आदिवासियों द्वारा एक अलग राज्य के मांग हेतु चलाए गए आंदोलन को ही हम लोग क्या कहते हैं दोस्त? वनांचल आंदोलन कहते हैं। क्या कहते हैं? वनांचल आंदोलन। कह रहा है जिसने झारखंड राज्य की स्थापना में अहम भूमिका निभाई। मीन्स देखिए, झारखंड के आदिवासियों ने क्या किया था? एक अलग राज्य की मांग किया था, है ना, जिसको क्या कहा गया? वनांचल आंदोलन। और यह जो आंदोलन है ना, वो झारखंड राज्य की स्थापना के लिए जो है ना अहम भूमिका निभाया था। क्योंकि हम लोग जानते हैं झारखंड जो है बिहार का ही हिस्सा था, झारखंड बिहार में ही जुड़ा हुआ था। ठीक है। और 2000 ईस्वी में जो है
झारखंड क्या हुआ, बिहार से अलग हुआ। तो वही कहा गया है कि झारखंड के आदिवासियों ने जो एक अलग राज्य की मांग किया था, वही अलग राज्य की मांग ने झारखंड राज्य की स्थापना में अहम भूमिका निभाया। अब देखिए क्वेश्चन ये उठता है कि आखिर ये जो आंदोलन हुआ उसका नाम वनांचल क्यों दिया गया। तो इसको हम लोग आगे समझेंगे और बहुत ही विस्तार तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग समझते हैं वनांचल शब्द का अर्थ, क्योंकि ये जो आंदोलन है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, वनांचल और आंदोलन। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि आखिर वनांचल का अर्थ क्या है। तो कहा गया वनांचल शब्द का अर्थ, वनांचल शब्द दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, वन प्लस आंचल। क्या क्या, वन प्लस आंचल, कह रहा जिसमें वन का अर्थ होता है जंगल और आंचल का अर्थ है क्षेत्र, ठीक है। अर्थात कह सकते हैं जंगलों से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, वनांचल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, वनांचल। अब यहाँ पे कहा जाएगा कि आदिवासियों ने जंगल से घिरे हुए क्षेत्र की मांग किया था, इसलिए उस आंदोलन को किसका नाम दिया, वनांचल का नाम दिया था। आगे कह रहा है चूंकि संथाल परांगना और उसके आसपास का क्षेत्र घने जंगलों से घिरा हुआ था। कहाँ का, संथाल परांगना जो झारखंड में स्थित है, झारखंड के अंतर्गत में आता है, और उसके आसपास का जो क्षेत्र है, इलाका जो है वो घने जंगलों से घिरा हुआ था, इसलिए इस क्षेत्र के नेताओं ने अलग राज्य की मांग को जो है ना क्या कर दिया, वनांचल नाम दिया। किसने, वहां के नेताओं ने, जो उसके कार्यकर्ता थे, जो वो आंदोलन चलाए थे, उसने उसका नाम क्या दे दिया, वनांचल। क्योंकि यह जो आंदोलन है ना वो कहाँ हो रहा था, संथाल परांगना में और उसके आसपास के इलाकों में जो जंगलों से घिरा था, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने ये भी समझ गया कि आखिर ये आंदोलन का नाम वनांचल क्यों दिया गया। अब मेरे दोस्त कहा गया है कि झारखंड को ही वनांचल कहा जाता है। झारखंड को क्या कहा जाता था, वनांचल कहा जाता था। क्यों, क्योंकि झारखंड भी जो है जंगल और झाड़ियों का ही राज्य है, ठीक है। कह रहा है क्योंकि यहाँ जंगल, खनिज और आदिवासी संस्कृति का बोलबाला था, इसलिए झारखंड को ही वनांचल कहा जाता था, है ना। अब देखिए यहां तक हम लोगों ने ये समझा कि आखिर वनांचल आंदोलन क्या है और वनांचल का अर्थ क्या होता है। अब हम लोग दोस्त इसके प्रस्तावना को समझते हैं कि आखिर वनांचल आंदोलन कैसे कैसे हुआ था। तो कह रहा है झारखंड के आदिवासी समाज ने हमेशा से अपनी पहचान, संस्कृति और अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष किया। किसने, झारखंड के आदिवासियों ने हमेशा क्या किया, अपनी पहचान के लिए, अपनी संस्कृति और अपने अधिकारों की रक्षा हेतु क्या किया है, संघर्ष किया है ना। लंबे समय तक चले झारखंड आंदोलन के बीच वनांचल आंदोलन का भी जन्म हुआ। जिस समय झारखंड आंदोलन का समय चल रहा था, में झारखंड आंदोलन चल रहा था, उसी दौरान एक और आंदोलन वहां पे सामने आया। कौन सा, वनांचल आंदोलन, जो अंग्रेजों के विरुद्ध में किया गया था, है ना। कह रहा है मेरे दोस्त कि यह आंदोलन जो है ना विशेष रूप से संथाल परांगना क्षेत्र में उभरा। यह जो आंदोलन है वो कहाँ पे हुआ था, तो संथाल परांगना क्षेत्र में उभरा था, और इसका मुख्य उद्देश्य था बिहार से अलग होकर के आदिवासियों के लिए एक नया राज्य वनांचल बनाना। देखिए यहाँ पे जो झारखंड बना है, ठीक है, इसका पहला नाम था वनांचल। झारखंड को ही वनांचल कहा जाता था, मीन्स वहाँ के आदिवासियों ने बिहार से अलग होकर के एक राज्य की मांग किया था, और उसका नाम जो है उन्होंने क्या दिया था, वनांचल दिया था। क्या दिया था, वनांचल। लेकिन बाद में जब 2000 ईस्वी में बिहार से झारखंड अलग हुआ, तब इसका नाम जो है वो क्या दिया गया, झारखंड दिया गया, ठीक है। अब चलिए मेरे दोस्त हम लोग जानते हैं कि आखिर वनांचल आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या है, अर्थात वनांचल आंदोलन जो हुआ था वो कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या रीजन था, क्या कारण था कि वनांचल आंदोलन को किया गया, है ना। तो सबसे पहला रीजन जो कह रहा है, ब्रिटिश काल में असंतोष। कह रहा दोस्त अंग्रेजों के समय से ही आदिवासी समाज अपने जमीन, जंगल और संस्कृति को बचाने के लिए संघर्ष करता रहा। देखिए कहा जाता है कि अंग्रेज ना सिर्फ भारत के लोगों को, बल्कि भारत के अंदर आने वाले जो छोटे मोटे क्षेत्र थे वहाँ के लोगों को भी सताए हैं, मीन्स अत्याचार और शोषण किए हैं। वही कह रहा है कि अंग्रेजों के समय से ही आदिवासी समाज जो है ना अपनी जमीन, जंगल और संस्कृति को बचाने के लिए जो है संघर्ष करता रहा है। देखिएगा कैसे कैसे ये आंदोलन हुआ था। दूसरा कह रहा है झारखंड आंदोलन का प्रभाव, 20वीं शताब्दी में झारखंड आंदोलन तेजी पकड़ चुका था। 20वीं शताब्दी में क्या हुआ था, झारखंड आंदोलन जो है ना वो तेजी पकड़ चुका था। इसी से प्रेरित होकर के संथाल परांगना के नेताओं ने अलग राज्य की मांग की, जिसको क्या नाम दिया, वनांचल नाम
दिया। ठीक है। तीसरा आता है संथाल परगना का महत्व। संथाल परगना का क्या महत्व था? कह रहा है यह क्षेत्र आदिवासी संस्कृति का गढ़ था। यह जो क्षेत्र था संथाल परगना, ये क्या था? आदिवासी संस्कृति का गढ़ था और यहाँ के लोग अलग पहचान चाहते थे। कहाँ के लोग? संथाल परगना के लोग। इसीलिए उन्होंने एक अलग राज्य की मांग किया, जिसका नाम उन्होंने क्या रखा? वनांचल रखा। ठीक है, तो यहां से ये आंदोलन शुरू हुआ था। अब कह रहा वनांचल आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं। ये जो आंदोलन शुरू हुआ, आखिर इसकी क्या क्या विशेषताएं रही? तो कहा जाता है दोस्त नेतृत्व कि यह आंदोलन संथाल परगना क्षेत्र के आदिवासी नेताओं द्वारा संचालित किया गया। यह जो आंदोलन है वो संथाल परगना क्षेत्र के आदिवासी नेताओं द्वारा संचालित किया गया था और ये संथाल परगना क्षेत्र से ही उभर के सामने आया था। कह रहा है इसकी मुख्य मांगे क्या था? तो बिहार से अलग होकर के आदिवासियों का अपना राज्य बने, जहां उनकी संस्कृति, भाषा और परंपराओं की रक्षा हो सके। ये किसकी मांगे थी? तो संथाल परगना के आदिवासियों की मांग थी। तीसरा कह रहा है सांस्कृतिक अस्मिता पर जोर। कह रहा है इस आंदोलन में आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ सांस्कृतिक पहचान को भी महत्व दिया गया। किस आंदोलन में? तो ये जो आंदोलन चलाया गया था वनांचल आंदोलन, इसमें से आर्थिक और राजनीतिक अधिकारों के साथ साथ सांस्कृतिक पहचान, मतलब उनका मुख्य उद्देश्य ये था कि हमारे संस्कृति को भूलना नहीं है। ठीक है, हमारे संस्कृति को बचा के रखना है। ठीक है। चौथा इसका विशेषता था शांतिपूर्ण आंदोलन। उन्होंने जो ये आंदोलन किया वो शांतिपूर्वक से किया। कह रहा है यह आंदोलन अधिकतर शांतिपूर्ण ढंग से चला। इसमें आदिवासी जनता ने जुलूस, रैलियां और सभाएं भी किया था। मीन्स ये जो आंदोलन था वो शांतिपूर्वक चला था, इसमें लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं था। पांचवा इसका विशेषता है जनता की भागीदारी। कह रहा है किसानों, मजदूरों, छात्रों और आम जनता ने इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर क्या लिया? हिस्सा लिया था और भाग लिया था। ठीक है, तो यहां तक मेरे दोस्त हम लोगों ने ये समझा कि आखिर ये जो आंदोलन चल रहा था उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। अब हम लोग समझते हैं दोस्त कि ये जो आंदोलन है उसका क्या उद्देश्य है। तो अगर बात करते हैं वनांचल आंदोलन के उद्देश्यों का, तो कहा जाता है आदिवासी समाज को शोषण से मुक्त कराना। इसका पहला उद्देश्य था आदिवासी समाज को शोषण से मुक्त कराना, मीन्स अत्याचार से मुक्त करवाना। इसका पहला उद्देश्य था। दूसरा, आदिवासियों की भाषा और संस्कृति की रक्षा करना। इसका उद्देश्य था वनांचल आंदोलन का। तीसरा इसका उद्देश्य था दोस्त उनकी जमीन और जंगल पर उनके अधिकार को सुरक्षित करना, मीन्स ऐसा कि हमारे जमीन और जंगल को कोई और ना छीन ले। ठीक है, उसको सुरक्षित करना। चौथा उनका उद्देश्य था राजनीतिक रूप से आदिवासियों को अलग पहचान दिलाना। किसको? आदिवासियों को जो एक अलग पहचान दिलाना उनका उद्देश्य था। और पांचवा जो है संथाल परगना सहित आसपास के क्षेत्रों को मिला करके एक नया राज्य बनाना। किनका उद्देश्य था? तो वनांचल आंदोलन का उद्देश्य था, है ना। और इस उद्देश्य के कारण क्या हुआ? झारखंड राज्य की उत्पत्ति हुई। वही कह रहा है वनांचल आंदोलन का प्रभाव, इसका प्रभाव क्या पड़ा? तो इससे जो है ना झारखंड आंदोलन को मजबूती मिली। कह रहा वनांचल आंदोलन ने झारखंड आंदोलन को नया दिशा दिया और यह दिखाया कि आदिवासी समाज जो है क्या हो चुका है? एकजुट हो चुका है। आगे कह रहा राजनीतिक चेतना का विकास। इससे क्या हुआ? लोगों के मन में जो है ना राष्ट्र के प्रति देशभक्ति आई। वही कह रहा आदिवासी समाज में राजनीतिक जागरूकता बढ़ी और उन्होंने संगठित होकर अधिकार की मांग किया। किन्होंने? आदिवासी समाज ने। फिर तीसरा हमारा कह रहा है इसका प्रभाव पड़ा राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा। कह रहा वनांचल आंदोलन ने झारखंड राज्य की मांग को पूरे देश में चर्चित कर दिया। ठीक है। चौथा इसका प्रभाव पड़ा अलग राज्य की नींव मजबूत। हालांकि वनांचल नाम से राज्य नहीं बना, लेकिन इस आंदोलन ने झारखंड राज्य के निर्माण की नींव और भी क्या कर दिया? मजबूत कर दिया। और हालांकि वनांचल नाम से राज्य नहीं बना, लेकिन इसका नाम क्या दिया गया? झारखंड दिया गया। झारखंड को जो है बिहार से अलग किया गया, है ना। तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि आखिर किस प्रकार से ये आंदोलन को चलाया गया, इसका क्या विशेषता था और क्या उद्देश्य था। अब थोड़ा सा समझते हैं दोस्त इसके निष्कर्ष को। कहा जाता है कि वनांचल आंदोलन झारखंड आंदोलन का ही एक महत्वपूर्ण अंग था। यह मुख्य रूप से संथाल परगना क्षेत्र तक सीमित रहा, लेकिन इसने
अलग राज्य की मांग को अधिक प्रबल कर दिया। भले ही वनांचल नाम से राज्य नहीं बना, लेकिन इस आंदोलन ने 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बने झारखंड राज्य के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मिस कह रहा है हालांकि वनांचल नाम से राज्य नहीं बना, लेकिन 15 नवंबर 2000 ईस्वी को जो झारखंड राज्य बना वो उसी का अहम देन था। किसका? वनांचल आंदोलन का। तो उम्मीद कर रहा हूं मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चन आप समझ गए। जी हाँ मेरे दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो आज का प्रश्न हमारा है, रामगढ़ कांग्रेस के महत्व की विवेचना कीजिए। प्रश्न क्या है? रामगढ़ कांग्रेस के महत्व की विवेचना करिए। मिस बताइए कि रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था उसका क्या महत्व है। अब इसके महत्व को अगर जानना है तो सबसे पहले हम लोग को ये जानना पड़ेगा कि आखिर रामगढ़ कांग्रेस क्या है। तो चलिए मेरे दोस्त, एकदम आसान शब्दों में मैं इसको समझाने का प्रयास करता हूं कि आखिर रामगढ़ कांग्रेस क्या है। हुआ क्या था कि जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई उस समय भी हमारा भारत अंग्रेजों के गुलाम था। ठीक है, उस समय अंग्रेजों ने क्या किया, भारत को जबरदस्ती युद्ध में ले गया। मीन्स भारत को जबरदस्ती युद्ध में धकेल दिया। किसने? अंग्रेजों ने, है ना। और जब ये बात भारतीयों को पता चला तो भारतीय इससे असंतुष्ट हुए, और असंतुष्ट होने के बाद भारतीयों ने एक गठन बनाया। गठन बनाने के बाद वे लोग क्या क्या करते हैं, अंग्रेजों से पूछते हैं कि अगर आपको भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल करना है, ठीक है, मैं कह सकते हैं अगर आपको भारत से सहयोग चाहिए तो तत्काल ही आपको भारत को आज़ाद करना पड़ेगा। ठीक है, ऐसा बात किसने कहा? कांग्रेस के अधिकारियों ने कहा। लेकिन यहाँ पे अंग्रेज जो है ना, ये बातों को ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि नहीं, हम भारत को आज़ाद नहीं करेंगे। और जब ऐसी बात होती है तो भारत के सारे कांग्रेस के अधिकारी मिलकर के रामगढ़ में क्या करते हैं, एक अधिवेशन करते हैं, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन कहते हैं। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि आखिर ये जो अधिवेशन हुआ था उसमें से किन किन चीज़ों पर चर्चा किया गया था। ठीक है, तो सबसे पहले लिखेंगे परिचय। क्या लिखेंगे? परिचय। और लिखेंगे दोस्त कि रामगढ़ कांग्रेस मार्च 1940 में आयोजित वह अधिवेशन था जिसमें कांग्रेस ने साफ कर दिया कि भारत केवल स्वतंत्रता मिलने पर ही अंग्रेजों का साथ देगा। मैं कह सकते हैं कि रामगढ़ कांग्रेस मार्च 1940 में आयोजित वही अधिवेशन था जिसमें से कांग्रेस ने यह साफ कह दिया था, किसको? अंग्रेजों को, कि अगर हमें आज़ादी मिलेगी तभी हम क्या करेंगे, आपका साथ देंगे, अन्यथा आपका साथ हम नहीं देंगे। क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में भी भारतीयों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, लेकिन अंग्रेज जो है अपने बात से मुकर गए थे। इसलिए यहाँ पे भारतीय कहते हैं कि अगर मुझे आज़ादी मिलेगी तभी मैं आपका साथ दूंगा, अन्यथा हम लोग आपका साथ नहीं देंगे। ठीक है, कह रहा है इसका मुख्य उद्देश्य भारत को पूर्ण स्वतंत्रता दिलाने की रणनीति बनाना। मिस देखिए, इसका जो मुख्य उद्देश्य था, किसका? रामगढ़ कांग्रेस का। ये मुख्य उद्देश्य क्या था? तो मुख्य उद्देश्य था भारत को पूर्णतः आज़ादी दिलाना और आने वाले जन आंदोलन की तैयारी करना। ठीक है, आगे कह रहा कि रामगढ़ कांग्रेस का महत्व भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में बहुत खास है। ये जो रामगढ़ कांग्रेस हुआ था इसका महत्व जो है ना, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए क्या है, बहुत ही खास है। अब कैसे खास है, इसके महत्व को आगे हम लोग समझेंगे। देखिए क्या कह रहा है कि यह जो कांग्रेस है, यह कांग्रेस का अधिवेशन मार्च 1940 में बिहार के रामगढ़, जो भी वर्तमान झारखंड में है ना, यहाँ पे हुआ था। कह रहा है इस अधिवेशन की अध्यक्षता प्रसिद्ध नेता अबुल कलाम आजाद ने किया था। कोई पूछेगा रामगढ़ कांग्रेस का अध्यक्षता किसने किया था, तो आपको बताना है अबुल कलाम आजाद ने किया था। अब इसके अंतर्गत क्या हुआ, क्या बातें किया गया, ये चीज़ हम लोग आगे जानेंगे। देखिए बात करते हैं अगर इसके पृष्ठभूमि का, तो कहा जाता है कि जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ उस समय ब्रिटिश सरकार ने भारत के लोगों को बिना किसी परामर्श के युद्ध में झोंक दिया। हुआ क्या कि जब 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हुआ तो उस समय ब्रिटिश सरकार ने, मीन्स अंग्रेजों ने, भारत के लोगों को बिना किसी के आदेश का, ठीक है, बिना किसी से निर्णय लिए ही युद्ध में झोंक दिया। इससे क्या हुआ, भारतीय नेताओं के मन में गुस्सा फैल गया, जिसके बाद कांग्रेस ने मांग किया, किससे? अंग्रेजों से, कि अगर आपको युद्ध में भारत से सहयोग चाहिए तो भारत को तुरंत आज़ादी दिया जाए। ये कौन मांग करता है? भारत के नेता मांग करते हैं, है ना। परंतु अंग्रेजों ने यह जो मांग है वो क्या कर दिया,
ठुकरा दिया, जिसके विरोध में कांग्रेस ने प्रांतीय मंत्रिमंडल से क्या कर दिया, इस्तीफा दे दिया। और इस समय स्वतंत्रता आंदोलन एक नए मोड़ पर था। ठीक है, इस समय क्या हुआ, स्वतंत्रता आंदोलन में जो है ना एक नया आग उबल करके सामने आया था, और यहां से जो है महात्मा गांधी को भारत छोड़ो आंदोलन करने का फैसला मिल गया। मिस कह सकते हैं भारत छोड़ो आंदोलन करने का पूरा छूट मिल गया, है ना। और यहाँ के सारे लोग जो है ना एकजुट हो गए। ठीक है, क्या करने के लिए, भारत छोड़ो आंदोलन करने के लिए। ठीक है, अब देखिए दूसरा पॉइंट में हम लोग लिखेंगे रामगढ़ कांग्रेस का आयोजन। आखिर इसका आयोजन क्यों हुआ था, कह रहा है मार्च 1940 में अखिल भारतीय कांग्रेस का अधिवेशन रामगढ़ में हुआ था। कहां पे हुआ था, रामगढ़ में। ठीक है, जो उस समय बिहार में था, है ना। कह रहा है इसमें पूरे देश से हजारों प्रतिनिधि आए थे। किसमें, तो रामगढ़ अधिवेशन में जो है ना पूरे देश के हजारों प्रतिनिधि आए थे। इसकी अध्यक्षता किसने किया था, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। ठीक है, कह रहा महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस उस समय कांग्रेस से अलग अलग हो चुके थे, लेकिन फिर भी वहां पे क्या थे, मौजूद थे, है ना। उसके साथ साथ राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे बड़े बड़े नेता जो हैं वहां पे मौजूद थे, वो अधिवेशन में। कौन सा अधिवेशन में, रामगढ़ कांग्रेस अधिवेशन में। ठीक है, आगे कह रहा है अधिवेशन का प्रमुख प्रस्ताव, ये जो अधिवेशन हुआ इसका प्रमुख प्रस्ताव क्या था। जब अंग्रेजों ने हमारी मांगों को ठुकरा दिया उसके बाद ये अधिवेशन हुआ, तो ये अधिवेशन में कौन से प्रस्ताव को रखा गया, कह रहा है रामगढ़ अधिवेशन में कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किया गया। पहला, कांग्रेस ने फिर से साफ कहा कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। अब देखिए इसमें से कांग्रेस ने फिर से कहा कि भारत को पूरी तरीके से क्या चाहिए, आजादी चाहिए। किससे, अंग्रेजों से। फिर दूसरा कहा कि अंग्रेज सरकार से कहा गया कि अगर भारत को आजादी दी जाती है तभी भारत युद्ध में मदद करेगा। अब इसमें जो है इसके तहत अंग्रेजों को कहा जाता है कि भारत तभी आपका साथ देगा जब भारत को पूर्णतः आजाद किया जाएगा। फिर आगे कहा जाता है गांधी जी को आने वाले आंदोलन की तैयारी करने और उसे चलाने का पूरा अधिकार दिया गया। इस अधिवेशन के तहत महात्मा गांधी को खुला छूट दे दिया गया कि आप जो चाहें वो आंदोलन चला सकते हैं। किसके लिए, भारत की आजादी के लिए। चौथा, कह रहा है इसके तहत किसानों, मजदूरों और गरीबों की समस्या पर चर्चा हुआ। इस अधिवेशन में क्या हुआ, किसानों, मजदूरों और गरीबों की समस्याओं पर चर्चा किया गया। उसके साथ साथ इसके तहत तय किया गया कि अगर अंग्रेज आजादी नहीं देंगे तो देशव्यापी बड़ा आंदोलन शुरू हो जाएगा। अब देखिए यही अधिवेशन में तय किया गया था कि अगर अंग्रेज हम भारतीयों को आजाद नहीं करेगा, ठीक है, मैं इस भारत को आजाद नहीं करेगा, तो पूरे देश में जो है सबसे बड़ा आंदोलन हो जाएगा और ये आंदोलन उग्र रूप धारण कर लेगा। ये कौन कह रहा था, तो कांग्रेस अधिवेशन में कहा गया था, अर्थात रामगढ़ कांग्रेस में कहा गया था। ठीक है, तो यहां तक हम लोगों ने देखा कि आखिर किस प्रकार से रामगढ़ कांग्रेस बना। ठीक है, इसमें किस प्रकार के नेता लोग शामिल हुए थे और कैसे कैसे प्रस्ताव जो इसमें रखा गया था। लेकिन अब हम लोग पढ़ेंगे कि महात्मा गांधी की भूमिका इसमें क्या रही। तो कह रहा रामगढ़ अधिवेशन में गांधी जी को भविष्य के आंदोलन के नेता के रूप में अधिकृत किया गया। रामगढ़ अधिवेशन जो हुआ था उसमें से महात्मा गांधी को जो है ना भविष्य के आंदोलन के नेता के रूप में चुना गया था, है ना, कि भविष्य में जो आंदोलन होगा वो कौन करेगा, आप ही करिएगा। कह रहा है इसका सीधा असर यह हुआ कि कुछ साल बाद 1942 में गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। और इसका असर क्या हुआ, इसका प्रभाव यही पड़ा कि कुछ दिनों के बाद, कुछ सालों के बाद महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू कर दिया। कह रहा रामगढ़ अधिवेशन को भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी के रूप में भी देखा जाता है। ठीक है, मैं देखिए अगर बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन का, तो कहा जाता है कि भारत छोड़ो आंदोलन की तैयारी के लिए रामगढ़ अधिवेशन था। ठीक है, अब पांचवा हमारा कह रहा है किसानों और मजदूरों पर जोर। क्या कह रहा है कि रामगढ़ कांग्रेस में किसानों और मजदूरों के अधिकारों की बात कही गई। ये जो अधिवेशन हुआ था कौन सा, रामगढ़ कांग्रेस, इसमें से किसानों और मजदूरों के अधिकारों की बात की गई। किसान सभा और मजदूर संगठन के नेताओं ने यहां अपने विचार रखे तथा इसने आंदोलन को जन आंदोलन बनाने में मदद किया। मीन्स किसान और मजदूर वर्ग के लोग जो है ना वो एकजुट हुए और एकजुट होकर के यह जो आंदोलन है उसको क्या किया, एक विशाल रूप प्रदान किया। ठीक है, अब कह रहा राष्ट्रीय एकता और जागरण, इससे क्या हुआ,
राष्ट्र में एकता आई। मैंने आपको बताया कि जितने भी लोग थे वो एकत्रित होकर के ये आंदोलन को क्या किए, शक्ति दिए, है ना, मिस कह सकते हैं, इसको बढ़ावा दिया। तो जब बढ़ावा दिया तो लोग एक तो हुए ही। तो भाई कह रहा रामगढ़ कांग्रेस ने में पूरे भारत के अलग अलग हिस्सों से लोग आए। रामगढ़ कांग्रेस में क्या हुआ था, पूरे भारत के अलग अलग हिस्से के लोग आए थे। इसने भारतीयों में राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत किया। इसने क्या किया, भारतीयों में जो है ना राष्ट्रीय एकता की भावना को मजबूत किया। और यह अधिवेशन झारखंड में हुआ। ये कहाँ पे हुआ था, झारखंड में हुआ था, जिससे यहाँ के लोगों में भी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति जागरूकता बढ़ी थी। मिस कह सकते हैं कि जिससे क्या हुआ, यहाँ के लोग भी जो है ना आज़ादी के लिए संघर्ष करने लगे। अब देखिए 7वां पॉइंट हमारा आता है महत्व, कि आखिर रामगढ़ कांग्रेस का महत्व क्या है। तो कह रहा रामगढ़ कांग्रेस के कारण आज़ादी की मांग और मजबूत हो गई। किसके कारण से, रामगढ़ कांग्रेस के कारण से भारत की आज़ादी की मांग जो है और भी मजबूत हो गई। आगे पूरा देश में राष्ट्रीय एकता बढ़ा। पूरा देश में क्या बढ़ा, राष्ट्रीय एकता में लोग जो है एकजुट होकर के काम करने लगे। तीसरा, गांधी जी के नेतृत्व को पूरा देश मानने लगा। मीन्स गांधी जी को जो है एक नेतृत्वकर्ता के रूप में माना गया। चौथा, भविष्य में होने वाले भारत छोड़ो आंदोलन की नींव पड़ी। किसके तहत, तो रामगढ़ कांग्रेस के तहत। पांचवा कह रहा है झारखंड क्षेत्र में आज़ादी का आंदोलन तेज हुआ। उसके साथ साथ यहाँ पे जब ये अधिवेशन हुआ तो झारखंड क्षेत्र में भी भारत की आज़ादी के लिए आंदोलन क्या हो गया, तेज हो गया। तो यहाँ तक दोस्त हम लोगों ने ये देख लिया कि आखिर रामगढ़ कांग्रेस क्या है और ये अधिवेशन में किस चीज़ों के बारे में बात किया गया था और इसका महत्व क्या है। ठीक है, अब बारी आती है इसके निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में लिखेंगे इस प्रकार से कि रामगढ़ कांग्रेस ने यह साफ कर दिया कि अब भारत समझौता नहीं करेगा। रामगढ़ कांग्रेस ने यह बता दिया कि अब जो है ना भारत समझौता नहीं करेगा, भारत को केवल पूरी आज़ादी चाहिए। इस अधिवेशन ने आज़ादी की लड़ाई को नया दिशा दिया और पूरे देश को एकजुट कर दिया। किसने, रामगढ़ कांग्रेस ने। यही कारण है कि रामगढ़ कांग्रेस को भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक बड़ा मोड़ माना जाता है। किसको, रामगढ़ कांग्रेस को। तो उम्मीद करते मेरे दोस्त कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इससे जुड़े और भी वीवीआई क्वेश्चन चाहिए होंगे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से जा करके आप लोग मेजर 12 के सारे वीवीआई क्वेश्चनों को देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ना होगा उसका भी लिंक दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही दिया गया है। आप मुझे कमेंट करके बताएं कि ये वीडियो कैसा लगा और आप आगे और आपको वीवीआई क्वेश्चन चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।